अरे लास्ट में कहाँ तक हो गया था? बजट शुरू कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे ना, तो ये तो हो गए थे ना। ठीक है, हो गए तो अपन क्यों पढ़ाएंगे, हो गए। ये इस पे करो, चैट पे करोगे। अभी जुड़ने तो ऑनलाइन नहीं जुड़े। ये तो हो गए थे ना। उसके बाद में है फार्म बजटिंग। फार्म बजटिंग आता ही है आपको है ना। फार्म प्लान पढ़ लिया अपन ने, अरे इधर देख लो, हाँ फार्म प्लान पढ़ लिया है ना। तो फार्म प्लानिंग को अगर अपन मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें तो वही क्या है, आपका फार्म बजट है कि नहीं। अरे भाई अपन ने कहा था कि आप प्लानिंग करते हो तो आप देखते हो कि मेरे फार्म पर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितनी कितनी क्वांटिटी में है कि नहीं। देखते हैं ना, बताया ना अपन ने कि दिवाली की छुट्टियों में सब भूल गए हैं। हाँ लग तो ये रहा है। अब कोई ऐसी छुट्टियां नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा, है ना। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एक्सप्रेशन ऑफ फार्म प्लान फार्म प्लान इन मॉनेटरी टर्म्स। जनरली इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, है ना। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन डायरेक्टली जनरली ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखना है ना। फार्म प्लान जो प्लान अपन ने बनाया है ना, फार्म प्लानिंग जो करी है उसको ही मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, जैसे आप कहोगे कि साहब मैंने जो है सीड के बारे में देखा था, तो उसके अंदर मेरे पास था भाई 5 kg सीड रखा हुआ था। अभी 5 kg सीड, ये तो क्वांटिटी है उसकी, ये तो क्वांटिटी है। लेकिन इसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब 5 kg जो सीड है वो कितने का है, सपोज करो 100 रुपए का है ना। तो मॉनेटरी टर्म्स में अगर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, सीड के अलावा मान लो आपके पास में FIM है, या आपके पास में मान लो केमिकल है, या आपके पास में फर्टिलाइजर है, तो उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है और किस किस प्राइस में है, उतनी कितनी वैल्यू है, अगर उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो तो वही क्या है, आपका फार्म बजटिंग है। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो फार्म प्लान के बारे में बात करे थे। हाँ नमस्ते नमस्ते। फार्म प्लान के बारे में जैसे बात करे थे, वैसे यहाँ पे भी फार्म बजटिंग के 2 प्रकार हैं, एक पार्शियल बजटिंग और एक कंप्लीट बजटिंग। ठीक है ना। तो फार्म प्लानिंग अपन कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे कोई भी एक सपोज करो कोई एंटरप्राइज के बारे में बात करेंगे अपन, है ना। एंटरप्राइज के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे वो ले लिया अपन ने क्रॉप एंटरप्राइज। क्रॉप एंटरप्राइज के अंदर अपन डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं प्रिपेयर टिलेज करते हैं, सोइंग करते हैं, उसके बाद में इंटरकल्चर करेंगे, है ना, इरिगेशन करेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन करेंगे, है, उसके बाद में हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, उसके बाद में आप ट्रांसपोर्टेशन करके अपने घर लेके जाओगे। तो बात ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज अपन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर से अगर किसी एक, है ना, एक आध कोई एक्टिविटी है, जैसे बात करें अपन कोई हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग को कितनी कॉस्ट लगेगी, है ना, कितना मिलेगा रिटर्न अपन को, कॉस्ट एंड रिटर्न किसी एक आध कोई एक्टिविटी के बारे में अगर अपन उसके मेजर करते हैं, उसको देखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पार्शियल बजटिंग। और अगर कंप्लीटली पूरे उस एंटरप्राइज के बारे में देखोगे कि हाँ कितना कॉस्ट और रिटर्न मेरे को मिल रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कंप्लीट बजटिंग एज ए होल, पूरा कंप्लीट उस एंटरप्राइज के बारे में। चाहे आप इंप्लीमेंट्स के बारे में बात करोगे, चाहे आप उसके कोई केमिकल डाल रहे हो उसके बारे में बात करोगे, कंप्लीटली ग्रोसली पूरे उस एंटरप्राइज के बारे में बात करोगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका कंप्लीट बजट। ठीक है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन जो है यही पूछते हैं है ना, पर ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है पार्शियल बजटिंग की, लिखी हुई है, इट रिफर्स टू द एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड रिटर्न फॉर ए पार्ट ऑफ फार्म बिजनेस दैट इज वन और फ्यू एक्टिविटीज। ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, टोटल और कंप्लीट बजटिंग, इट रिफर्स टू प्रिपेयरिंग बजट फॉर द फार्म एज ए होल और फॉर ऑल डिसीजन ऑन द वन एंटरप्राइज। अब डिसीजन के अंदर अगर बात करें अपन, तो अपन कह सकते हैं कि कंप्लीटली क्रॉप के बारे में, पूरा लाइव स्टॉक है, जो भी एंटरप्राइज अपन ले रहे हैं, लेबर के बारे में, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी सब कुछ है पूरा कंप्लीट, अगर उसका अपन क्या एस्टिमेशन करते हैं, तो किसके अंदर आएगा, आपके कंप्लीट बजटिंग के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये हो गए 2 टाइप इसके फार्म बजटिंग के। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अलग। हाँ आज 2 क्लास है, पता है ना। पार्शियल सिंपल सा है, अगर आप डिफरेंट एक, जैसे मान लो आप कोई एंटरप्राइज कर रहे हो, जैसे सपोज करो अपन ने एक क्रॉप एंटरप्राइज लिया है, उसके अंदर आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, है ना। उनमें से किसी एक एक्टिविटी, जैसे इंटरकल्चर है, इंटरकल्चर में कितने लेबर लगेंगे, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, है ना। वो सारा जब अपन केवल एक ही एक्टिविटी के बारे में अगर अपन क्या करें, एस्टिमेशन करें, है ना, उसके बारे में अगर
पता करें कि कितना क्या कॉस्ट रिटर्न अपन को मिलेगा, है ना। इससे तो पर्टिकुलर उस किसी एक दो एक्टिविटीज जो है उसके बारे में अगर पता करें तो वो क्या कहलाएगा, आपका पार्शियल बजटिंग, है ना। जैसे नंबर मॉनिटरी टर्म्स में अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अपन ने फार्म प्लानिंग की थी ना, तब अपन ने कहा था कि भाई 10 से मेरे को 15 लेबर चाहिए, है ना। तो अब इसको मॉनिटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे तो अपन ने देखा इंटर कल्चर करना है, इंटर कल्चर के मैनुअली करवाना है या फिर केमिकली करवाना है। तो मैनुअली अगर करवा रहे हैं तो कितने लेबर लगेंगे, कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, उसकी कितनी प्राइस लगेगी, तो अपन एस्टिमेशन करेंगे ना। तो एक आध कोई एक्टिविटी है अगर उसकी करते हैं तो पार्शियल, और कंप्लीटली पूरे एंटरप्राइज की करेंगे तो उसको होल या फिर कंप्लीट बजटिंग कहते हैं। कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए। हो सकता है आज हो जाए, लेकिन अगर मान लो बच जाता है तो एक क्लास और ले लेंगे आधे घंटे की, है ना, कभी भी बीच में, है ना। कितने पेज बाकी बचे हैं, 2 पेज। हाँ तो अरे कैसे नहीं है, तुम्हारे कहने से तो हाँ लिखना नहीं है, समझाना तो पड़ेगा ना, ऐसा थोड़े। लिखो फटाफट लिखो उसको। ऑनलाइन जो लिख ले वो बता देना। हाँ वेरी गुड, गुड इवनिंग, बैठो। संदीप बिश्नोई समझ में नहीं है, पहले की तो क्लासें ली है ना, कोई संदीप बिश्नोई वही है कि जो यहाँ अपने यहाँ ऑफलाइन क्लास लेते थे, वो है कि कोई अलग, वही है ना। अरे भाई फार्म प्लानिंग पढ़ी थी अपन ने, तब अपन ने कहा था कि मेरे फार्म पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से इनपुट्स अवेलेबल है, उनकी कितनी कितनी क्वांटिटीज मेरे पास में अवेलेबल है। भाई आपने ये चीज तो पढ़ी है, बताया भी अपन ने, और उसमें फिर अपन ने कहा कि कितनी और मेरे को चाहिए, है ना, कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो अपन ने कहा है कि 3 प्रकार की मेजरली अगर बात करें तो 3 प्रकार रिस्क होती है, प्रोडक्शन रिस्क होती है, फाइनेंस रिस्क होती है और मार्केटिंग रिस्क होती है ना। तो मेरे को जो रिस्क है मैं पहले ही उन सब चीजों के बारे, उस सब चीजों के बारे में पहले से ही मैं पता करके चलूंगा। लास्ट लाइन बताते हैं, है ना। तो अपन ये कह रहे हैं कि मेरे फार्म पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितने कितने अवेलेबल है, और उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है, और उनकी कितनी कितनी वैल्यूज हैं, है ना। और अब मुझे कितनी कितनी क्वांटिटी में और चाहिए रिसोर्सेज, और उनकी कितनी कितनी वैल्यू है, कितना मेरे को और पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, है ना। ये सारा सब रिस्क ही है मेरे सामने, बहुत सारी रिस्क अभी पड़ेंगे, रिस्क और अनसर्टेनिटी, है ना। तो ये सब सारी चीजों के बारे में अपन पता लगाते हैं पहले, वो फार्म प्लानिंग है। अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट कर दे तो फार्म बजटिंग है। वो भी 2 प्रकार की है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। पार्शियल में अपन कह रहे हैं कि कोई भी एक एंटरप्राइज है, उस जो भी आप कर रहे हो, या क्रॉप कर रहे हो, लाइव स्टॉक कर रहे हो, कोई भी, जैसे लाइव स्टॉक कर रहे हो, लाइव स्टॉक को आप मान लो एनिमल फीड खिला रहे हो, तो एनिमल फीड के अंदर आप कौन कौन सा खिला रहे हो, कंसंट्रेट खिला रहे हो या ग्रीन फोडर खिला रहे हो या ड्राई फोडर खिला रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खिला रहे हो, उसकी कितनी वैल्यू है ना। पर्टिकुलर किसी एक एक्टिविटी के बारे में, है ना, आप अगर उसको उसके कॉस्ट वगैरह देख रहे हो, है ना, तो वो पार्शियल हो गया। और अगर पूरे कंप्लीट एंटरप्राइज के बारे में बात कर रहे हो, उसकी सारी चीजें कौन कौन सी, जैसे ये जो बात कर रहे हैं ना कंप्लीट बजटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑल द क्रॉप्स, जो भी आपका, अगर क्रॉप एंटरप्राइज ले रहे हो तो क्रॉप एंटरप्राइज के अंदर आपने कौन कौन सी क्रॉप ली है, सीरियल भी है, पल्सेस भी है, ऑयल सीड भी है, फाइबर क्रॉप भी, जो भी आपने क्रॉप लिया है उन सभी क्रॉप का। लाइव स्टॉक भी अगर आपके पास में है तो लाइव स्टॉक के अंदर भी है आपके पास में क्या है, आपके पास में काऊ है कि बफेलो है कि सिप है कि, और क्या है आपके पास में, गोट है, क्या है ना। उसमें भी फिर लोकल ब्रीड है कि आपकी क्या कहता है क्रॉस ब्रीड है, क्या है, उन सब के बारे में। लेबर है, लेबर की कितनी कितनी क्वांटिटी, लेबर में भी अब फैमिली लेबर है, हायर्ड लेबर है ना, उसमें भी हायर्ड लेबर के अंदर भी कैजुअल लेबर और क्या कहते हैं आपको परमानेंट लेबर के बारे में बात करेंगे। मशीनरी है, मशीनरी के अंदर भी आप टूल्स के बारे में बात करो, मशीनरी जो जितने भी हैं सारे सब मशीनरी इंप्लीमेंट्स टूल वगैरह सारे सब इसके अंदर इंक्लूड है, उन सब के बारे में देखोगे कितनी कितनी क्वांटिटी में कितने और क्या चाहिए, सारा सब एस्टिमेशन लगाओगे आप। बिल्डिंग के बारे में है, और जितनी भी आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी है सारा सब आप पूरा अगर देखते हो तो वो सब किसके अंदर आता है, कंप्लीट बजटिंग के अंदर आता है। सिंपल से हो गया क्या ऑनलाइन, लिख लो तो बता देना फटाफट। क्या रावे से आ रहे हो क्या सीधे, कि घर से फटाके फोड़ के, है ना। हाँ कल तो पटाखे फोड़ ही दिए अच्छे वाले, हैं रखे रह गए सबके। दिल टूट गया।
पर कल एक चीज समझ में नहीं आई, 11 ओवर से लेकर के 45 ओवर तक केवल 2 ही चौके लगे, ऐसे इतनी बेकार टीम तो है ही नहीं, इतने प्रेशर में कैसे खेलते हैं लोग। मतलब ये चीज समझ में आ रही है कि इंडिया वालों से प्रेशर नहीं झेला जाता। जैसे एग्जाम नजदीक आएगी ना, तो हर एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, फर्स्ट रैंक भी आई है, लेकिन एग्जाम जैसे नजदीक आएगी कि हाँ अब इतने सारे नोट्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो प्रेशर में काम ही नहीं कर पाता, तो सिखाते नहीं। वो चीज अगर सीखने को मिल जाए इंडिया वालों को, वो अलग मैटर गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं प्रेशर की, है ना। प्रेशर में एक वो एबिलिटी नहीं है, बस वो एबिलिटी अपने अंदर नहीं है। लिख लिया, चलो। हाँ तो मिठाई बांट दे बेटा, है ना, ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में चलो, नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क और अनसर्टिनिटी इन एग्रीकल्चर। इसके बारे में अपन ने खूब बात करी है और सबको पता भी है, बहुत सारी रिस्क, बहुत सारी एग्रीकल्चर के अंदर। कहता है ना कि एग्रीकल्चर क्या है, जुआ है एक तरीके से, है कि नहीं। जिसके जितना कभी ज्यादा भी हो जाएगा प्रोडक्शन, अच्छा कमाई भी हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ लेकिन मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिला, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कम पैदावार हुई लेकिन अच्छा पैसा मिल गया, ये भी हो सकता है। लेकिन अपन कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर फुली रिस्की है, फुली रिस्की है ना। और रिस्क के बारे में अपन ने खूब बात करी है, फाइनेंस की रिस्क के बारे में बात करी है, मार्केटिंग की करी है, प्रोडक्शन की करी है। इनके अलावा और भी बहुत सारी रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ी है अपन ने। वेदर रिस्क बताइए, पर्सनल रिस्क बताइए, बहुत सारी बताइए अपन ने, बताइए ना। तो ये बहुत सारी रिस्क है। इन सभी रिस्क के होने के बावजूद भी, है ना, वो क्या करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है। अरे पता है फार्मर को, सब पता है उसको, ये फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब सारी चीजें उनको सब पता है ना, पता। फार्मर उसको मैनेज भी करता है। इसके अलावा जैसे अपन वेदर की बारे में बात कर रहे हैं, उसको ये पता थोड़े विपर जो आएगा या कोई और तूफान आएगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी, टमाटर 250 रुपए केजी हो जाएगा, ये सब चीजें पता थोड़ी रहती है कि ऐसा कुछ होगा, है ना। ये सब चीजें तो अनसर्टेनिटी के अंदर आती है ना। अपन कह रहे हैं कि वो जो फार्मर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है उसको पता होता है कि इतनी रिस्क हो सकती है। उसको ये भी पता है कि भाई इंसेक्ट का अटैक होगा, मौसम भी खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़े होगा कि मेरा कंप्लीट हार्वेस्ट जो है पूरा पूरा खत्म हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। उसको पता है हाँ वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है अच्छी, फेवरेबल भी और नहीं भी। अब इस बार अपन ने देखा कि अगस्त के पूरे महीने के अंदर एक बार बारिश नहीं हुई ना, लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया ना। अब उस दौरान जो प्रोडक्शन होना था वो हुआ नहीं, एवरेज से भी कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रेन फिलिंग है वो हुआ नहीं, मेच्योरिटी अच्छे से हुई नहीं, हो नहीं पाई पानी, बिना पानी की वजह से। तो अपन क्या कह रहे हैं कि उसको पता है कि इंसेक्ट का अटैक भी हो सकता है। अब ये पता थोड़े है कि भाई ग्रास ऊपर टिड्डी, है ना, टिड्डी जो है वो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा इधर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर पूरा कंप्लीटली खत्म कर देते भाई। जितना वेजिटेशन दिखता है ना उनको, पेड़ कुछ भी नहीं छोड़ने वाले वो, तो जो हरा दिख गया उसी को लपेटे में ले लें। बिल्कुल सही बात है, तो है ना। तो अब ये ऐसा ऐसा वो थोड़ी सोच सकता है कि यार वो भी हो सकता है, लेकिन वो सोचता है कि हल्का फुल्का इंसेक्ट अटैक हो सकता है ना, पेस्ट डिजीज वगैरह जो है वो आ सकती है, हल्का फुल्का हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्रोडक्शन तो होगा, है ना। मार्केट के अंदर प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है, प्राइस में फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि बिल्कुल प्राइस मेरी बहुत डाउन मेरे को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। उसको पता है कि हाँ इतनी प्राइस में मेरे को मिल ही जाएगी। फाइनेंस से संबंधित पैसा जो है अगर बैंक से नहीं मिलेगा तो रिश्तेदार से ले लेंगे, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि कुछ रिस्क जो है उसको पता होती है ना, ज्यादातर रिस्क उसको पता ही है, और कंटिन्यूअसली कई वर्षों से वो क्या कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसको पता है कि जनरली इन रिस्क को मेरे को क्या करना है, फेस करना है। उसके बावजूद भी उसको क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलता है। और वो प्रोडक्शन जो है वो इतना होता है कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उन सभी रिक्वायरमेंट को वो लगभग एटलीस्ट पूरा कर लेता है या फिर एडजस्ट करता है, कैसे ना कैसे करना पड़ेगा ना उसको, तो उस हिसाब से। लेकिन ऐसा ऐसा होगा क्या कि उसका प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ड्रोट हो गया पूरा ही, या फ्लड आ गया पूरा ही, जैसे हाड़ोती बेल्ट में 2-3 साल पहले हुआ था, पूरा का पूरा फ्लड आ गया था, सब खत्म हो गया था, हुआ ही है बिल्कुल, है ना। तो ऐसा है कि ये सब अनसर्टेनिटी के अंदर आता है। लेकिन उस फार्मर को ये पता है कि कुछ जो है रिस्क होती है जिसके अंदर मेरे को आउटपुट तो मिलना ही मिलना है ना। तो रिस्क क्या है, नॉन है, पता है उसको, उसको मेजर भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने बताया था ना स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा, है ना, बताया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताया था, इनके द्वारा मेजर कर सकते हैं कि हाँ अगर इतना रिस्क होगा तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो इतना कम हो सकता है, इतना ज्यादा हो सकता है। चलो छोड़ो उसको। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क है ना, ये ऐसी सिचुएशन है जो फार्मर को पता है। मतलब इस अगर रिस्क, इसमें से कोई सी भी रिस्क होती है ना, अगर मुझे पता है कि अगर ये रिस्क होगी तो मेरा जो आउटकम है, हाँ इतना तो मेरा होगा, है ना। जो आउटकम होने वाला है ना, कोई भी इवेंट है उसका जो आउटकम है वो नोन है, पता रहता है उसको, है कि नहीं, पता रहता है उसको, पता है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि इट इज ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पॉसिबल आउटकम, है ना, जो भी रिजल्ट आने वाला है, पॉसिबल आउटकम मतलब जो रिजल्ट है वो नोन होता है, उसको पता होता है।
ठीक है, फॉर ए गिवन मैनेजमेंट डिसीजन एंड प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच पॉसिबल आउटकम। मतलब उसे उसको पता है कि कौन कौन पॉसिबिलिटी इतनी जो है प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। जैसे अपन कहते हैं कि कोई कॉइन है, उस कॉइन को अगर अपन टॉस करते हैं तो पता है कि 50% है वो हेड आएगा, 50% क्या है टेल आएगा। ये तो श्योर है, प्रोबेबिलिटी है 50-50% है आने की। लेकिन इसमें भी अपन कहते हैं कि हाँ इनमें से अगर कोई रिस्क होगी, हाँ तो उसको पता है कि कई सालों से एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि हाँ ठीक है इतना प्रोडक्शन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो मेजर कर लेता है, उसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होता है उसको, तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि क्या है, नोन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज मेजरेबल, इसको मेजर कर सकते हैं, बताया अपन ने मेजर कैसे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में ये तो हो गया रिस्क के बारे में, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन। उसके बाद में अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, है ना, जिसके बारे में उसको पता नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है ना। जैसे ड्रोट हो गया, कंप्लीटली फ्लड आ गया, वो बीमार हो गया, या उसकी डेथ हो गई, या फसल में आग लग गई, या कई सारे ऐसे रीजंस हो जो उसको पता ही नहीं है, जो अनहोनी ऐसी हो गई, ठीक है ना। तो वो सब किसके अंदर आता है, अनसर्टेनिटी के अंदर। मतलब उसके बारे में, उस रिजल्ट के बारे में उसको पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो व्हेन द ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ इवेंट, है ना, आर अननोन, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, नाइदर द प्रोबेबिलिटी नोर आउटकम आर नोन। यहाँ पे न तो आउटकम के बारे में पता होता है, न ही प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हो, इट इज नॉट मेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो दोनों के अंदर एक नॉन और मेजरेबल, और यहाँ पे अननोन एंड नॉट मेजरेबल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में अच्छा सोर्स ऑफ रिस्क है, पहले ये लिख लो फिर आगे चलते हैं। नोट्स ले लेना, ये है ना, पढ़ लो, इसमें देख लो, पढ़ो तो। नवंबर का एंड आ गया है ना, नवंबर का एंड आ गया है, समय निकलता जा रहा है। नोट्स को प्रिसाइज कर लो वापस से, है ना। अभी 10 दिन में हो सकता है कि बहुत कुछ भूल गए होंगे, है ना। वापस से रिवाइज करो। टेस्ट कब है, संडे को, 26 को है ना। हाँ, तो वहां उसमें पता लगी जाएगी कितनी क्या है अपनी हैसियत, है ना। और जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको वापस से देखो कि यार ये कैसे गलत हो गया, तो अपन ने रिवाइज किया था, पढ़ा था। और मैं पहले फिर कह रहा हूँ, है ना, कि एक बार अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, आगे की लाइफ देखो फिर कैसी होती है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, है ना। अब जैसे मान लो सकते को बीएचयू की तैयारी कर रहा हो, बीएचयू चला जाए तो उसका तो ब्रांड है, वो तो अलग ही है, तो है कि नहीं। कोई आईसीआर की तैयारी कर रहा हो, जेआरएफ लगाने की सोच रहा हो, लगा सकता है ना। भले ही सोच रहे नहीं सोच रहे उसकी बात अलग है, कई सोच रहे हैं, है ना। तो जेआरएफ लगेगा, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, है ना, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, अच्छे लोग होंगे वहाँ पे, अच्छा माहौल होगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपका स्टैंडर्ड अलग ही हो जाएगा एक, है ना। सारा बहुत चीजें मैटर करती है। उसके बाद क्या पता क्या क्या हो आगे, इसलिए हो गया क्या। दिसंबर में 3 तारीख को पता लगेगा किसकी सरकार आएगी, फिर जनवरी में, फिर जनवरी फरवरी में फिर वो बजट आएगा, है कि नहीं। बजट आएगा, बजट में फिर आप क्या क्या घोषणाएं होती है ना, कि हाँ ये ऐसे ऐसे पैसा इधर जाएगा और वहां से पैसा आएगा, करते हैं ना बजट में। बस पूरा फाइनेंशियली एनालिसिस करते हैं वो, हाँ पूरे साल भर के लिए, कि हाँ ये हम इन एक्टिविटीज में ये पैसा अलॉट करेंगे और यहाँ से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होगा। बजट में यही तो है, और क्या। मॉनेटरी टर्म्स में तो एक्सप्रेस किया अपन ने, ठीक है। और फिर वहां से फिर देखो एग्रीकल्चर में कितनी वैकेंसी आती है। फरवरी में सुपरवाइजर वाले एग्जाम, है ना, 4 फरवरी को है ना। हाँ, क्यों नहीं होगा, नहीं नहीं फरवरी में नहीं है।
हो गया तो बताओ भाई ऑनलाइन। बात तो वही हो गई बराबर, इधर साथ साथ चलना पड़ेगा, तो या तो आप भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब ये सोर्स ऑफ रिस्क है ना, तो ये तो अपन ने खूब डिस्कस बार बार किया है ना। प्रोडक्शन रिस्क की, प्राइस रिस्क, इसको अपन मार्केटिंग रिस्क भी कह रहे हैं, और फाइनेंशियल रिस्क। तो प्रोडक्शन रिस्क के अंदर अपन ने बताया है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस किस रिलेशनशिप के अंदर आता है? डिसीजन प्रॉब्लम क्या, हाउ मच टू प्रोड्यूस किस डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर था, किसके अंदर था, किस रिलेशनशिप के अंदर था? हाउ मच टू प्रोड्यूस। वेरी गुड। हाँ, बस यही बात है। अब देख लो, ये ऐसा मैंने ये पहले कहा था, मुझे ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये तीन तो याद रखो एटलीस्ट। वेल टू प्रोड्यूस ये जो चीजें है वो तो अलग है, लेकिन तीन तो याद रखो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस किसका है? फैक्टर प्रोडक्ट। हाउ टू प्रोड्यूस, फैक्टर फैक्टर। और व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ये याद रखो, डिसीजन प्रॉब्लम इनके ध्यान रखो ये चीज। ठीक है, ये तो इसके अंदर आ गए। उसके बाद में प्राइस रिस्क है ना। प्राइस रिस्क के अंदर आपको पता है मार्केट के अंदर जो है ना, तो आपको क्या करना है? सेल करना है। तो कब सेल करना है? व्हेन टू सेल, वेयर टू सेल, हाउ मच टू सेल, है ना। तो ये सारे जो भी रिस्क है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? मार्केटिंग की। उसके बाद में फाइनेंशियल, हाउ टू बोरो, व्हेन टू बोरो, वेयर टू बोरो, हाउ मच टू बोरो। तो ये सारे के सारे किसकी हो जाएगी? आपकी फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी। फैक्टर फैक्टर नहीं है संदीप, शिवदीप, फैक्टर प्रोडक्ट हो, है ना। तो ये हो गई तीनों, है ना। ये लिख लो, लिखा हुआ है वैसे, पहले अपन ने पहले भी लिखवा रखा है। लिख लो 5 सेकंड में फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चले आगे चलते हैं। अब कुछ मेजर्स हैं जो फार्म रिस्क है उसको अपन मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेजर्स हैं, इनके बारे में अपन ने पहले हल्का सा डिस्कस किया था। जैसे सबसे पहले है डाइवर्सिफिकेशन, है ना। तो मैंने क्या कहा था, दो चीजें हैं, स्पेशलाइजेशन और एक डाइवर्सिफिकेशन, है ना। व्हेन मोर देन 50% इनकम अर्न फ्रॉम अ सिंगल एंटरप्राइज इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। जब हम किसी एक सिंगल एंटरप्राइज से 50% से ज्यादा आय प्राप्त करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन। और अगर 50 से कम है तो उसको अपन क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, है ना। तो इसका अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम जो है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होते हैं, है ना। ये तो बता रखा है ना अपन ने, कई बार बताया। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होते हैं तो अपना स्पेशलाइजेशन किसमें? केवल और केवल एग्रीकल्चर में। तो हम जो एग्जाम फाइट करेंगे, एग्जाम दे सकते हैं, वो कौन सी दे सकते हैं? केवल एग्रीकल्चर ही दे सकते हैं। लेकिन हम अगर स्पेशलाइजेशन में रहेंगे तो केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। अगर मान लो इसके अंदर वैकेंसीज ना आई या बहुत कम आती है ना, तो उस कंडीशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ता रहेगा ना। हर साल बहुत सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं और दुनिया भर की प्राइवेट कॉलेज खुल गई। तो अपन क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ये है कि हमने क्या किया, राजस्थान जीके जो है, जीके भी पढ़ ली, है ना। जीके के अलावा अपने इंग्लिश भी पढ़ ली, है ना, मैथ भी पढ़ ली, रीजनिंग भी पढ़ ली। तो हमारे पास में फिर क्या, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। बैंक, है ना, बैंक में जा सकते हैं। और बैंक के अंदर बहुत सारी एग्जाम होती है ना। आरआरबी की होती है, आरबीआई की होती है ना, आईबीपीएस, आईबीपीएस की होती है। आईबीपीएस के अंदर भी क्लर्क की होती है, पीओ की होती है, एमटी की होती है ना। और ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, है ना। बहुत सारी बैंक्स हैं, सारे जो नेशनलाइज बैंक है वो सबकी निकलती है। तो बैंक सेक्टर में जा सकता है। इसके अलावा फिर अपन जो भी हैं, अगर बायो से हैं तो फिर ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अपन डाइवर्सिफिकेशन लेके आते हैं तो अपन दूसरी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं और अपन को क्या मिल सकता है? जॉब इजीली मिल सकती है ना, अगर स्पेशलाइजेशन में रहेंगे। तो अपन बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई फार्म है, उस फार्म पे मैंने केवल क्रॉप एंटरप्राइज लिया है, और क्रॉप एंटरप्राइज के अंदर मैंने केवल और एक क्रॉप लिया, क्या? सीरियल। तो सीरियल के अंदर कोई भी अगर मान लो डिजीज या कोई भी पेस्ट इंसेक्ट का अटैक होता है तो वो क्या होता है? क्रॉप स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल सही बात है ना भाई।
कोई भी डिजीज है या कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट है, तो वो जो जिस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है या उसी के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ तो मैंने देखा सीरियल ही है, और सीरियल जैसे मैंने जो भी लिया सीरियल, तो वो उसी पे अटैक करेगा और आपकी पूरी क्रॉप जो है खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ यार, सीरियल ने लेकर के सीरियल के साथ तो पल्सेस भी ले लेता हूँ। तो हो सकता है अगर सीरियल पे अटैक हो जाता है, सीरियल से मेरे को इनकम नहीं मिलती है, तो पल्सेस से हो जाएगी। अगर मान लो पल्सेस के साथ साथ मैं ऑयल सीड भी ले लेता हूँ, तो मेरे को इनकम जो है ऑयल सीड से भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो क्रॉप एंटरप्राइज है उसके अंदर भी मैंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन लाया। उसका कारण ये है कि अगर एक एंटरप्राइज जो है, जो क्रॉप एंटरप्राइज है, उसके अंदर फिर मैंने अगर जो भी सीरियल लिया है अगर उससे प्रोडक्शन नहीं होता है तो इन दोनों से होता है। इससे फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो इनकम है वो यहाँ से मेरे को इनकम मिल सकती है। अब ये हो सकता है कि मैं क्रॉप के साथ में लाइफ स्टॉक भी ले सकता हूँ, और मोस्टली गाँव के अंदर जो है क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक ये दोनों चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, मोस्टली ऐसा ही है ना। एक आध जानवर वो गाय या भैंस जो है वो रखते ही रखते हैं, या बकरी वगैरह जो भी है वो रखते रखते हैं। तो उससे ये होगा कि यार हो सकता है फ्लड आ जाए, ड्रोट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मान लो कि मेरा क्रॉप का पूरा जो है इनकम जो है जीरो हो जाए, लेकिन लाइफ स्टॉक से या फिर जो भी और मैं जो एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क वगैरह, अगर एग वगैरह जो भी है ना, मैं उससे थोड़ी इनकम अर्न कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि जो रिस्क है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये डेट याद रखना, पूछ लेते हैं क्या, पूछ सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 फरवरी 2016 को क्या आई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अंदर आपने पढ़ा होगा एग्रोनॉमी के अंदर कि मई और जून के महीने के अंदर धूप बहुत ज्यादा होती है ना, और डीप टिलेज करना चाहिए, है ना, ताकि अंदर जो इंसेक्ट है, उनके लार्वा है, एग है, जो वो बाहर निकलेंगे और सन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो मर जाएंगे, है ना। हो सकता है कि वीड हो, वीड के भी सीड हो सकता है ना, हो सकता है। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसका ध्यान रखो। मार्केट में कितना अराइवल है, प्राइसेस कम हो सकती है, बढ़ सकती है, कब बढ़ेगी, ऑफ सीजन बढ़ेगी, कब क्या है। तो जो भी मार्केट से संबंधित रिस्क है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, कब बेचना है मेरे को, सबसे बड़ी बात तो है व्हेन टू सेल, है ना। आप ऑफ सीजन को प्रीफर करोगे, यार मेरे को तो अभी अर्जेंसी है पैसों की, मेरे को तो अभी बेचना है, तो बेचना है तो आप लोन ले लो ना, मार्केटिंग लोन ले लो, वेयर हाउस में जाओ, है वहां से वेयर हाउस रिसिप्ट लो, और उसके बाद बैंक में चले जाओ, वहां से पैसा ले लो, अपनी जो नीड है अभी अर्जेंट है उसको पूरी कर लो। बाद में जब आपको लगता है कि ठीक है अब हो गया, अब ऑफ सीजन आ गया, ऑफ सीजन में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है, आप वापिस से अपना प्रोड्यूस लो, मार्केट बेचो, जहां से बैंक से पैसे लिए वो वहां दे दो, बाकी खत्म, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसको रिस्क को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, सेलिंग द फार्म प्रोड्यूस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार ऐसा होता है फार्मर पूरा का पूरा प्रोड्यूस जो है एक ही टाइम, एक ही समय ले जाकर के बेच देता है। अब वही बात है कि मोस्टली फार्मर जो होते हैं मार्जिनल और स्मॉल होते हैं, और वो उनको जो अर्जेंसी है पैसों की वो ज्यादा होती है, तो वो देखते हैं कि यार पूरा का पूरा बिकेगा तभी पार पड़ेगी, ऐसे तो पड़ेगी नहीं, तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा बेच देता है। तो उसमें क्या होता है, जो प्राइस मिलनी है वो तब मिल जाती है। अगर अगर वो देखता है कि अगर मान लो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद अगर उसको लगता है कि प्राइस बढ़ सकती है, तो वो अगर अलग अलग टाइम पे अगर उसको बेचता है, तो वहां से भी उसको क्या कर सकता है, जो पैसा उसको मिला है स्टार्टिंग में कम मिला, हो सकता है वो कम, कंफर्म है, अगर 2 महीने बाद बेचोगे तो प्राइस तो उससे ज्यादा ही मिलेगी, कंफर्म है। ऑफ सीजन आएगा, ऑफ सीजन में प्राइस क्या होती है, ऑटोमेटिकली जो है मार्केट में अराइवल कम होगा तो प्राइस बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी और प्रोग्राम। ये तो क्या कहते हैं अपन, जैसे एमएसपी की बात करते हैं, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी है एमएसपी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो भाई, कि हाँ गवर्नमेंट ने किस क्रॉप की एमएसपी बढ़ा दी है, उस क्रॉप को कल्टीवेट करो, है ना। सीरियल में भी किस क्रॉप की है तो उसको कल्टीवेट करो, है ना। तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कहाँ से पैसा लेना, कब लेना, कितना लेना, वो सारा सब आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। पता ही नहीं है ना, शादी की डेट आ गई, हलवाई किया ही नहीं, हलवाई हलवाई अच्छा हलवाई भी करना है, हलवाई कर रहा है, कार्ड, और कार्ड तो बांटे ही नहीं यार, कार्ड छपे ही नहीं, बांटे कहाँ से, छपवाने के लिए जाएगा मार्केट में, अच्छा दूल्हा दूल्हे की तो ड्रेस ही नहीं ली, दुल्हन अच्छा मेकअप वाली तो करी नहीं, बिना मेकअप के तो समस्या है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो उसके तहत ही आपको फिर सारी जो भी आगे आने वाली जो रिस्क है उसको मैनेज करना पड़ेगा, वो सारी सब चीजें। तो ये डिफरेंट क्या है, मेजर्स हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इनको लिख लो पहले फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
ये डेट याद रखना है ना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 18 में से 2 गए तो 16 है ना, पर 16 में से 2 घटा मत देना है ना। हाँ, अब इंश्योरेंस फसल का ही नहीं होता, इंश्योरेंस आजकल सबका होने लग गया, सबका होता है, क्योंकि उनको तो देना है पैसा है ना। सबका इंश्योरेंस करा सकते हो आप, हर किसी का। अब मोबाइल का करवा लो, आप पास में जानवर है जानवरों का करवा लो, खुद का करवा लो, है LIC है ना। हाँ, क्या हो जाएगा? हो गया क्या? चलो आगे चलते हैं। किसने नहीं लिखा? अच्छा आप लिख रहे हो क्या? हाँ, फिर तो आप बता देना जब लिख लो तब। चलो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ, ये जो टॉपिक था वो तो हो गया कंप्लीट। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्री बिजनेस जो है वो क्या है ना। एग्री बिजनेस, ये आपके कोर्स चला था एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा है ना। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा है मेरे को एग्री बिजनेस, है ना। एग्री बिजनेस है ना, एग्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आउटपुट है उसका बिजनेस। और आउटपुट मेरे को पता है ना, सीरियल भी है, पल्सेस भी है, ऑयल सीड भी है। अपन तो एक फील्ड क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फाइबर क्रॉप भी है आपके, ठीक है। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो फ्रूट्स हैं, है ना, वेजिटेबल है, प्लांटेशन क्रॉप है, ऑयल सीड, ये क्या स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स हैं, है ना, फ्लावर है ना, है कि नहीं, बहुत सारे हैं, है ना। उसके अलावा ये सब तो ये अपन नॉर्मल जैसे बात करें ना, जैसे फाइबर क्रॉप है, फाइबर में जैसे जूट है, कॉटन है ना। तो ये तो डायरेक्ट आउटपुट की बात कर रहे हैं अपन, केवल और केवल आउटपुट की बात कर रहे हैं कि भाई इनपुट थे, है ना, इनपुट थे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने इनको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, बस। ये जो आउटपुट मिला है ना, उस आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। लेकिन इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सभी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को इनपुट भी तो चाहिए। इनपुट चाहिए तो इनपुट तो अलग है। इनपुट के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को क्या क्या लगेगा, FIM लगेगा, मेरे को सीड लगेगा, मेरे को मैन्यूअर जो है FIM हो गया, फर्टिलाइजर लगेगा, है ना, फर्टिलाइजर लगेगा। उसके अलावा मेरे को केमिकल लगेंगे, केमिकल भी बहुत सारे हैं, फर्टिलाइजर भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? अरे है ना। सीड है तो सीड के अंदर भी सीड भी बहुत सारे हैं, और अलग अलग कंपनीज है, मोनसेंटो है, बायर, बहुत सारी कंपनी है कि नहीं है? बहुत सारी कंपनियां है। उन सभी कंपनियों के सबके अलग अलग क्वालिटी में, सबके अलग अलग ब्रांड है, सबके अलग अलग है। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में भी आप देखोगे इफ्को के अलग है, क्रिप्को के अलग है, श्री राम के अलग है, दुनिया भर के अलग अलग कंपनीज, उनके भी सबके अलग अलग है कि नहीं है ना। केमिकल है, केमिकल में भी मान लो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, वीडीसाइड है, इनकी फिर कंपनी अलग अलग इनकी। इनपुट मार्केट बहुत बड़ा है, ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं ना। इनपुट मार्केट, तो इनपुट मार्केट भी तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इनपुट मार्केट, बिना इनपुट के आप कैसे आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो ये सारा का सारा जो भी इनपुट है, पूरा मार्केट, पूरा सब सारा जो आएगा वो इनपुट सेक्टर के अंदर आएगा। इसका इनपुट सेक्टर का एक अलग मार्केट हो गया। इन इनपुट्स को यूज करके मैं आउटपुट को क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और जो मेरे को आउटपुट मिला है वो केवल और केवल फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मेरे को देखने को मिल रहा है। सीरियल की बात करेंगे तो सीरियल बहुत सारे हैं, पेडी है, वीट है ना, ग्राम है, ग्राम का एक बार्ले है ना। उसके अलावा क्या है, मेज है, बाजरा है ना, बहुत सारे मिलेट्स वगैरह सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। पल्सेज है, पल्सेज में बहुत सारे आ जाएंगे, ऑयल सीड में बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। अगर मैं किसी एक 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 प्रोडक्ट को अगर उठाता हूँ, इसमें एक आउटपुट को लेता हूँ, फ्रूट्स के बारे में बात करता हूँ, फ्रूट्स में जैसे उसको भी अलग अलग वो कर रखा है,
टेम्परेट अलग है, सब ट्रॉपिकल अलग है, ट्रॉपिकल अलग है कि नहीं है, सब अलग अलग है। उसमें मैंने मैंगो उठा लिया, मैंगो के फिर बहुत सारे मैंने प्रोसेस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, या सीरियल है, सीरियल में पेडी की बात करूंगा, वीट की बात करूंगा, आटा, सूजी, मैदा, ब्रेड, दुनिया भर के फाइनल जो प्रोसेस प्रोडक्ट है ना, प्रोसेस जो प्रोडक्ट है उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा सेक्टर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया यहाँ पे, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया यहाँ पे। तो एक सेक्टर तो कौन सा हो गया आपका, इनपुट सेक्टर, दूसरा सेक्टर कौन सा हो गया आपका, आउटपुट सेक्टर, तीसरा सेक्टर कौन सा हो गया आपका, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये आपने प्रोसेसिंग कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, प्रोसेस कर लिया, आपने देखा होगा ना प्रोसेसिंग। आप अब मार्केट में आप जैसे जैसे देख रहे हो ना, कंज्यूमर जैसे जैसे डिमांड करता जा रहा है ना, वैसे वैसे जो कंपनी है, फर्म है, इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस कर रही है। वो क्या चाहता है, एक ही, जैसे सोप की बात करते हैं, साबुन की, है ना, साबुन की बात करेंगे तो साबुन के अंदर भी जैसे अब एक एक लाइफ बॉय ले लो, है ना, लाइफ बॉय में अलग अलग कलर है, अलग अलग एरोमा है, अलग अलग खुशबू की अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसमें अब कोई भी बात कर लो, बिस्किट है तो बिस्किट के अंदर भी, उसमें भी फिर अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग, जैसे क्रीम वाले हैं तो क्रीम वाले में उसमें भी अलग अलग है, बहुत सारे प्रोडक्ट है कि नहीं। तो वो कस्टमर को देख रहे हैं, कस्टमर क्या चाहता है, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज, हो सकता है कलर को लेकर के कर दिया हो उन्होंने, हो सकता है साइज को लेकर के कर दिया हो सकता है एरोमा को लेकर कर दिया हो, है? और सेम से डिजाइन को उसको लेकर कर दिया हो, अलग अलग तरीके से। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा मार्केट है, प्रोसेसिंग कर करके इन्होंने पूरा। और उस सबसे बड़ी बात तो कौन सी है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आ जाओ आप, हैं, आजकल तो वो पान मसाला, वो कौन कौन से आते हैं, दिलबाग, क्या दिलबाग कहीं को, वो विमल, विमल, हाँ, वो बड़े बड़े जो हीरो एक्टर है वो उसको कर रहे हैं। अब तो साउथ के जो है वो महेश, क्या नाम है उसका, दोनों मिलकर के, पहले वो जो उसको अजय देवगन करता था, अजय देवगन के साथ में शाहरुख, और वो क्या नाम है, अक्षय, देखो तीन बड़े बड़े सुपरस्टार जो है उसको वो कर रहे हैं, और बताते हैं कैसे वैसे सब मिला के ऐसा वैसा सब जो है, वो जो भी है। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके, कैसे आपके आपके जो साइकोलॉजी है उसको कैसे चेंज करते हैं, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक में कहते हैं कि पेप्सी पी लो, परफ्यूम आते हैं दुनिया भर के, परफ्यूम लगाने के बाद देखो कैसे कैसे इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं, अलग अलग। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली है, 6 हफ्तों में इस तरीके से ऐसा ऐसा। तो कैसे कस्टमर को, बाकी ऐसा होता है क्या, इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, कैसे चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता वो सब। तो बहुत सारे जो है, ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। उसके बाद में आता है, इसका क्या करोगे, कर तो लिया, प्रोसेसिंग हो तो गया, अब उसके बाद में मार्केटिंग। और इन सब के अंदर ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रास्ते चलते कोई पत्थर बेच जाएगा, लेकिन बेचेगा कैसे, उसको मार्केटिंग आनी चाहिए, वो क्या बता रहा है आपको, कैसे बेच रहा है उसको, वो सारा। तो ये मार्केटिंग सेक्टर है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एग्री बिजनेस के अंदर, है ना, एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा ये आउटपुट आ गए, आउटपुट अपन बहुत सारी चीजों के आउटपुट अपन ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों। कपड़े देखो ना, कपड़े देखो आप, दुनिया भर के अलग, आजकल कपड़े शादी के लिए अलग, हाँ, कॉलेज के अलग, हाँ, किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, सुबह मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, रात को सोने हैं तब अलग। मतलब दुनिया भर के किसी ने, पहले तो एक ही ड्रेस होती थी, खेत पे काम करता करता जिम नहीं चला गया, वहां से घूम के आ गया, उसको सो गया, कहीं सारे काम उसी एक ड्रेस से पहन के हो जाते थे, कहाँ दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज देखा देखी में, और फिर कलर, अलग अलग कलर के, ऐसा है, कोई किसी की डेथ हो गई तो सफेद कपड़े पहन के जाना है, तो व्हाइट ड्रेस चाहिए, है। एक प्रोग्राम शादी के अंदर वो हल्दी मेहंदी वाला कौन सा है, उसमें पूरा येलो चाहिए, तो वो अलग से और आ गया। मतलब बेवजह ही अननेसेसरी बहुत सारे, छोड़ो उसको, नहीं जाएंगे ज्यादा। अपन क्या कह रहे हैं, 4 सेक्टर हो गए, एक तो हो गया इनपुट सेक्टर, दूसरा हो गया आउटपुट सेक्टर, तीसरा हो गया प्रोसेसिंग सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर। 4 सेक्टर हो गए। अब इसके अंदर से, इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि ऑफ फार्म कौन सा है, ऑन फार्म कौन सा, बता सकते हो। तो इनपुट सेक्टर कौन सा है आपका, ऑफ फार्म। आउटपुट कौन सा आपका, ऑन फार्म, है ना, जो आउटपुट आपको मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है, फार्म पे मिल रहा है, तो ऑन फार्म ही हो गया। उसके बाद में प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये कौन से हो जाएंगे, ऑफ फार्म, है ना, ये दोनों ऑफ फार्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 जो सेक्टर है वो ऑफ फार्म है, एक सेक्टर जो आपका कौन सा है, आपका ऑन फार्म है, ठीक है। तो एग्री बिजनेस जो है ना। अब मैनेजमेंट के बारे में तो अलग चीज है, उसमें कैसे कंट्रोल करना है, डायरेक्टिंग करना है, सुपरविजन करना है, क्या 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 प्रोसीजर्स है मैनेजमेंट के, फिर उसमें प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, वो उसमें नहीं जाएंगे, इतना डीप में नहीं है। नॉर्मली आपकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्री बिजनेस का क्या महत्व है,
ठीक है। तो आप जैसे ही इंडियन इकोनॉमी देखते हो, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि यार इसमें तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। मेजरली अपन ने इनमें डिवाइड किया है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में आपको बता रखा है, जो भी नेचर से कनेक्टेड हो सारे किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अलाइड एक्टिविटीज है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। अपन ने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में तो बात करी नहीं है। जितनी भी मेडिसिन आ रही है, मेडिसिन देखो कितने दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज की अलग अलग मेडिसिन, जितनी बात करो उतनी कम है इसमें, है ना। फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में तो अपन क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारे सब फिशरीज जो है, वो सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हनी, है ना, हनी, और उसका जो वो है, आप देखो बाय प्रोडक्ट जो है वो शहद, शहद के आयुर्वेद में अलग ही चलता है उसका, है कि नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है, ये प्राइमरी सेक्टर है, इसके आउटपुट के बारे में बात हो गई। सेकेंडरी के अंदर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोसेसिंग सारा सब है मैन्युफैक्चरिंग का। टर्सरी में सर्विस सेक्टर के बारे में बात हो। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अपन देखते हैं कि ये मेनली जो चार है सेक्टर होते हैं, इन चारों सेक्टर के अंदर ही अपन क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी क्या है इन पे ऊपर डिपेंड करती है। तो मेनली क्या है, इनपुट सेक्टर है, इनपुट से आउटपुट मिलेगा, आउटपुट के बाद में अपन ने देखा कि एग्रीकल्चर ही है, जो सब कुछ आप देख रहे हो ना, जो सब कुछ है सारा का सारा एग्रीकल्चर है, सारा का सारा फर्नीचर, सारा सब जो भी है सब सारा सब एग्रीकल्चर ही है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में सारा का सारा जो भी आउटपुट है उसको आपने प्रोसेस किया, इसको प्रोसेसिंग करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में उसको मार्केटिंग किया। बस ये चार सेक्टर हो गए, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं हल्का फुल्का इसके बारे में। सबसे पहले जो एग्री बिजनेस जो टर्म थी, है ना, ये सबसे पहले हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके इकोनॉमिस्ट थे, कौन, डेविस, जॉन ए डेविस और गोल्डबर्ग। 1957 के अंदर इन्होंने बुक पब्लिश करी थी, ए कंसेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस। ये याद रख लेना बस, अभी तक तो पूछा तो है नहीं, लेकिन याद रख लेना ये। तो अपन ने देखा कि इनपुट जो है ना, आउटपुट में कन्वर्ट हुए, आउटपुट में कन्वर्ट होने के बाद में इसी आउटपुट को अपन ने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद में इसको मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में कौन आएगा लेने, कंज्यूमर आएगा। अब ये जो आपका स्टार्टिंग से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तब तक आपने देखा होगा कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज होती कि नहीं होती, रिपीटेडली सोइंग, इंटरकल्चर वगैरह वगैरह जो भी है सारी सारी होती है। ट्रांसपोर्टेशन, ये आउटपुट मिल गया, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन करके आपका जो भी मार्केट में लेके जाया जाता है, मार्केट में लेके जाते हैं, तो वहां पे फिर ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह ये आ जाती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो प्रोसेस करेगी, मैन्युफैक्चर, फिर हो सकता है बड़े होलसेलर को बेचेगी, रिटेलर को बेचेगी, मार्केट में कुल मिलाकर के मार्केट में पहुंचने के बाद में फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ठीक है ना। उसके लिए मार्केटिंग चैनल्स जो है वो अपन ने पढ़ी लिए हैं। तो ये इन सभी एक्टिविटीज को, ऑल द एक्टिविटीज कहां तक, जब तक कंज्यूमर तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता, वो सभी एक्टिविटीज किसके अंदर आती है, एग्री बिजनेस के अंदर आती है। ठीक है, तो सिंपल से डेफिनेशन है, एग्री बिजनेस एज द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाई। फार्म सप्लाई क्या हो गया, इनपुट्स, इनपुट्स, प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो हैं, ये प्रोडक्शन ऑपरेशंस आ गए सारे के सारे, इनपुट्स आ गए ना। पहले फार्म सप्लाई के बारे में बात करी, क्या हो गया इसको, इनपुट्स के बारे में, फार्म सप्लाई के बारे में, प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो है, ये सारे प्रोडक्शन ऑपरेशंस आ गए, है ना, ऑन द फार्म। फिर अपन ने की मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर फिर बहुत सारे फंक्शंस हैं, स्टोरेज भी है, बाइंग सेलिंग भी है, ग्रेडिंग भी है, स्टैंडर्डाइजेशन भी है, पैकेजिंग भी है, पैकिंग भी है, सारे सभी है, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। प्रोसेसिंग हो गई, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म कमोडिटीज एंड आइटम्स मेड फ्रॉम देम। ठीक है ना। तो ये सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है, ये लिख लो। उसके बाद में अपन ने ये बता रखे हैं चारों सेक्टर। अच्छा आगे है, जब तक वो लिख लो पहले। पढ़ लो इसको एक बार।
एग्री बिजनेस बहुत लेंदी है, बहुत ऐसा है। और आजकल जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त है। मान लो आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप कॉस्मेटिक आइटम देखो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, महिलाओं को सब कुछ मैचिंग में चाहिए, तो हर एक कलर, कितने कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं यार, है। पर उनमें भी फिर अलग अलग कंपनियां आ गई, है कि नहीं ना, अलग अलग कंपनियां, लोकल भी है, ब्रांडेड भी है, सब तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टू कॉपी भी है कि नहीं, ऐसा है। भाई खाने पीने का और ये सारा सब है ना, अपने जो भी नेसेसरी के अंदर जो भी कमोडिटीज आ रही है, सारी प्राइमरी सेक्टर से आ रही है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है ना। लाइव स्टॉक से देखो आप, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देखो आप, है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट देखो, सब जो भी मिठाइयाँ सारे सब बन रहे हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट से बन रहे हैं। कर्ड आपका, बटर जो सारा सब देखो मिल्क से कितने वो बन रहे हैं, है ना। उसके अलावा फिर आप देखोगे उनके जो प्रोडक्ट हैं और भी, जैसे काउडंग है ना, यूरिन है, मेडिसिनली उनका अलग यूज है। डंग का तो आप देखोगे काफी कॉस्मेटिक आइटम, साबुन बनते हैं गोबर से, तो डंग से। हाँ, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल आप सर्च करो, गूगल पे जाओ देखो, बिल्कुल मेरे सीनियर है जो बना रहे। हम्म। बिल्कुल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहे बहुत सारे हैं, आपको क्या पता। आप जितनी भी ये चॉकलेट्स, ये कैंडीज वगैरह खा रहे हो, सब में उसमें देखो ये एनिमल्स की फैट, वो जो एरोमा देने के लिए है ना, खुशबू और वो टेस्ट एकदम एनिमल का ही आ रहा है, कुछ ना कुछ एसेंस उसका है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलो लिखो फटाफट। अरे होता है, पर वो सब चलता है, अरे होता है। अभी आपने देखा, अभी लेटेस्ट 2200 लीटर दूध सरस के पैकेट के अंदर पैक होकर के, है ना, मार्केट में जा ही रहा था ना। वो कितने सालों से चल रहा होगा सोचो आप, क्योंकि पहले जो नीम कोटेड यूरिया लाया क्यों गया भाई, पहले जो नॉर्मल यूरिया था ना, उससे दूध बना रहे थे, उससे और डिटर्जेंट से, दोनों को मिला करके, डिटर्जेंट जो पाउडर आता है ना, डिटर्जेंट, वो साबुन जो आप यूज करते, वो उससे अब दूध बन रहा था, बाकी सारा सब कुछ। अब आप देख लो, फिर उस पर भी लिखा हुआ था सरस, सरस के ऊपर उसमें लिखा होता है, सरस की जो पैकेजिंग जो करते हैं अपन, उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, सारा लोकेशन उसका, सारा सब क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट है, कितना फैट है, प्रोटीन है, मिनरल कितने हैं, वाटर कंटेंट कितना, सारा सब लिखा होता है, कितनी लैक्टोज है, शुगर वगैरह, सारा सब लिखा होता है। फिर क्या है, अब बना डिटर्जेंट से रहे, और फिर वो कहाँ से आएगा, फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, 2200 लीटर पकड़ा वो तो। इसके अलावा देखो कब कितने शादियों में कितने पनीर, देखो आप, कहाँ पनीर है क्या, कोई पनीर थोड़े का है, ये सब नकली डुप्लीकेट। अगर चाहे ना वास्तविकता में अगर पकड़ना चाहे तो निपट जाए सब। अब आधे से ज्यादा तो बड़ी बड़ी जो फर्में हैं ये इनकी है, जो बिजनेसमैन नेताओं की, इनकी, पॉलिटिशियनों की, इनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कॉलेज सब इनकी है। चाहो तो कभी भी बंद हो सकता है सारा सिस्टम, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा है। ऑफिस, अरे छोड़ो, बरन दो। ये हो गया क्या, हो गया क्या, कोई लिख रहा है क्या अपने, हो गया ना, ठीक। ये जो बड़े बड़े स्लोटर हाउस है ना, हाँ, कहते तो जानवर मरने के बाद क्या है ना, स्लोटर हाउस के अंदर, है ना, स्लोटर हाउस के अंदर ब्लड को अलग कलेक्ट कर लेते हैं। ब्लड में क्या होता है, क्या होता है ब्लड में, ज्यादा आयरन और, अरे ब्लड में, वेरी गुड है। बोन है, बोन में क्या है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, हाँ वेरी गुड। और स्किन है ना रे, पूरा आपका लेदर इंडस्ट्री है जो सारा का सारा जा रहा है कि नहीं, आप क्या क्या जो भी पर्स जो भी यूज कर रहे हैं, लेडीज पर्स या जेंट्स पर्स जो भी है, और जितने भी पहले तो एनिमल की स्किन से बने हुए काफी सारे कॉस्मेटिक आइटम प्रोडक्ट बहुत सारे बनते थे। बोन है, बोन से ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जा रहा है, पूरा फर्टिलाइजर है। और ये आयरन सारा सब फर्टिलाइजर सब पूरा, आप क्या मान के चल रहे हो, बहुत बहुत बड़ा है, छोड़ो उसका टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, अब नॉर्मल अपन ने क्या कहा है, एग्री बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उसी का बिजनेस करना है ना। अब आप चाहे अब जैसे बात कर लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो सब कॉटन का भी था, है ना। तो कॉटन है, कॉटन को प्रोसेस कर लो, सीड है, सीड को अलग कर लो, लिंट है और फज, बड़ा वाला लिंट है, छोटा वाला फज है, सीड को अलग कर लो, सीड को एनिमल फीड के लिए रख लो, कपड़े और ये क्या बोलते हैं कारपेट वगैरह जो है ये सब बनाने के। तो ये आप देखोगे कि बहुत बड़ा मार्केट है अलग ही। तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, इट इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें अपन कह रहे हैं इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में तो सारा आ जाएगा, है ना, सारे सब आ जाए। सीड सप्लाई तो इनपुट के अंदर आ जाएगा, है ना। सीड सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सीड के अंदर आपको पता है लोकल और हाइब्रिड जो है अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे हैं। एग्रो केमिकल्स, केमिकल्स के अंदर अपन ने क्या दिया कि यहाँ पे पेस्टिसाइड भी होगा, इंसेक्टिसाइड भी होगा, हर्बिसाइड भी होगा और वीडिसाइड भी होगा, है ना। बहुत सारे केमिकल्स हैं वो सारे सब। फार्म मशीनरी जो है, मशीनरियाँ जो है बहुत सारी है। डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के, इनके प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। प्रोसेसिंग रही है, मार्केटिंग एंड क्या है, मार्केटिंग एंड रिटेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अपना मेन मेन मकसद क्या है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, मेरा जो फाइनल कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर तक मेरे को क्या करना है, इनको पहुंचाना है। तो जो भी आउटपुट है, क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, ये तो हो सकता है डायरेक्टली उसको मिल जाए। जैसे अगर बात करें खाने के लिए उसको गेहूं चाहिए, तो गेहूं उसको डायरेक्टली अपन दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो प्रोसेस प्रोडक्ट चाहिए, उसको ब्रेड चाहिए, सूजी चाहिए, मैदा चाहिए, और भी कुछ भी चाहिए, है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो सारा सब इसके अंदर आ जाता है। लिख लो। कॉस्ट थ्योरी को अपन बाद में देखेंगे, है ना, जब हो सकता है लास्ट में अब एक क्लास और लेनी पड़े अपन को, हो सकता है। हाँ बिल्कुल देंगे। तो भी है भी टाइम अपने पास 10 मिनट है, उसके बाद देंगे 5 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट है अभी। आज किसी को ये थोड़े क्या है कि अरे यार अब हम जो है ये किसी को बेच रहे हैं कि यार वो बीमार हो जाएगा, क्यों बेचे ऐसे, ऐसे थोड़े का किसी का, अरे यार उसको मन में ऐसा रहेगा, अरे नहीं यार वो घूम फिर के हो सकता है उसके बच्चे भी खा रहे हो, है ना, हो सकता है, कुछ जरूर थोड़े का। आज जो भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी फर्म बन रही है, ये लोग क्यों ऑर्गेनिक के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, कितना महंगा महंगा क्यों खा रहे हैं, पी रहे हैं सब, सारा सब क्यों, इनको अच्छी अच्छी क्वालिटी के बाहर से सब क्यों चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि अपन जो बना रहे सारा तो जहर है, ये चलने दो, जीडीपी बढ़ेगी, बीमार होंगे, हॉस्पिटलों में पैसा जाएगा, जीडीपी बढ़ेगी इंडिया की। लोग अब पैसे खर्च नहीं कर रहे, बीमार होंगे तो अपने आप पैसे निकालेंगे, और हॉस्पिटलों की हालत आपको पता ही है। बहुत सारी चीजें हैं। अब ये तो अपने क्या है कि ये क्लासेस चल रही है, बाकी अगर कॉलेज में होते हैं तो उसमें तो मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, उसमें मजा आता है। क्या, अब जैसे मैगी है, मैगी में अभी तक तो पता नहीं चला था भाई लेड है, उसमें कैंसर भी होता है ना। खा ही रहे थे ना, सब लोग खा ही रहे थे, खा रहे हैं ना। इंडिया वालों तो जाने क्या क्या खा जाते हैं, है ना, उनको केमिकल, ज्यादातर तो केमिकल ऐसी ही चीजों को डाइजेस्ट कर जाते हैं, है कि नहीं। अब आप चाइनीज प्रोडक्ट जो सी फूड पे जाओगे देखोगे, है ना, तो आप देख नहीं सकते वो चीज, आप देखी नहीं ना, तो आपको पता नहीं है क्या है। मेंढक क्या जाने क्या क्या खा जाते हैं, अब इंडिया के अंदर ही खा जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ग्रेजुएशन जहाँ कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे क्या है कि जो ईस्ट रीजन के हैं, नागालैंड, जो उस साइड के जो लोग हैं, वो हमारी कॉलोनी में से सारे कुत्ते मार के खा गए थे, खा गए थे, क्या है। अभी पाकिस्तान को बोला है कि चाइना ने गधे जो हैं वो इतने संख्या में गधे भेजो, श्रीलंका को बेचा, मंकी जो है वो भेजो, वो करेंगे क्या, वो आप देखो तो सही, पता नहीं है ना उस चीज, जब तक पता नहीं है तब तक क्या है, वो खा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी संख्या में क्या रिसर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। चलो, हो गया क्या। हम्म। ये सेक्टर की बात हो गई है ना। सेक्टर्स के बारे में अपन ने बताया था, है ना। एग्रीकल्चरल इनपुट सेक्टर, जिसको अपन ने क्या कहा था, ओ फार्म सेक्टर, है ना। एग्री बिजनेस क्या है, सेक्टर, है ना, फर्स्ट। उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो आउटपुट की बात कर रहे थे अपन, है ना।
आउटपुट की बात कर रहे थे, ओन फार्म सेक्टर है जिसको एबीएस सेकंड का है अपन ने, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे वो जो ऑफ फार्म सेक्टर है उसको एबीएस थर्ड, और लास्ट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ऑफ फार्म सेक्टर एबीएस फोर। ये 4 सेक्टर हो गए, ये बना लो, लिख लो। इसको लिखने के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, आगे क्या है इसका, हाँ हो गया। अब थोड़ा सा है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट, है ना, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे। अभी 2-3 दिन पहले ही आया है कि हलाल जो प्रोडक्ट है ना, उसमें वो तो कह रहे हैं कि हमारे सारा का सारा वेजिटेरियन है, लेकिन जब चेक किया, वो कितने सालों से बनता आ रहा है, आज जब चेक किया तो पता लगा कि ये तो उसमें नॉन वेज में आता है, और जो नाम है वो तो उस है ही नॉन वेज का। हलाल हलाला सुना ना आपने? नहीं चलो छोड़ो, जाना दोस्तों। हाँ ये बताएगी, उसको पता है। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, जाके आ जाओ फटाफट, है ना। वो नहीं जा रहा फिर भी जबरदस्ती उसको वहां चलना है, आ जाओ। आप अपना काम करो जाओ।
नहीं आज नहीं होगा, आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। क्या लगता नहीं है? पिछली बार ऐसा ही हुआ था, बच्चे कुछ बच्चे बोले नहीं करा दो सर, करा दो फटाफट फटाफट करवा दो, और लास्ट में हवा ही नहीं लगी फिर। अरे जो पहले आए थे उनसे पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, वो समस्या हो गई थी बहुत ज्यादा, दिक्कत हो गई। अरे मोहित नहीं होगा यार, फिर ऐसा होता है आपकी एबिलिटी है समझने की पढ़ने की अभी है, किसी और की नहीं होगी तो घास क्यों काटना फालतू में। आधा घंटा और पढ़ लेंगे एक दिन और आकर के, क्या फर्क पड़ रहा है आपको। आ गया सब? चलो, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा अपन ने डिस्कस कर लिया है ना, मार्केटिंग के बारे में। तो आप देखा होगा कि कोई भी फर्म है अपना जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, इस प्रोडक्ट को है ना मार्केट में लाएगी वो। इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जिक्र किया था, आपको याद हो? किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके मैंने फेज ही बताए थे, है ना। कौन कौन से फेज थे, कौन कौन से फेज थे बताओ फटाफट। हाँ तो कौन से थे? अब देखो ये ऐसे ऐसे नहीं चलने वाला बिल्कुल भी, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, है ना। कौन कौन से हैं जरा आप ही बता दो ना, वो तो मेरे को पता नहीं है। डेवलपमेंट है ना, फिर उसको क्या करेगा, इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ग्रोथ, उसके बाद में मैच्योरिटी, उसके बाद में डिक्लाइन। तो अपन ने बताया था कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, पीएलसी जिसको अपन कहते हैं, पीएलसी है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी होती है पीएलसी, जो मैंने यहाँ पे बता रखी है आगे उस स्लाइड में है, तो इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे अपन। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके अंदर अपन ये कह रहे थे कि जो भी फार्म इंडस्ट्री है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, तो मैन्युफैक्चर करने से पहले मार्केट को पूरी तरीके से एनालिसिस करता है वो, पूरे मार्केट को, कि मेरा जो प्रोडक्ट है किस लोकेशन में। पहली बात तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर से पहले अपनी लोकेशन देखेगा कि मेरे को कहाँ पे मेरी फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करनी है, कहाँ मेरे को फर्म एस्टेब्लिश करनी है, कहाँ पे, जहाँ पे उसको मार्केट कहाँ नियर बाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि यार मार्केट, मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया लेकिन जो मार्केट है उसको बहुत दूर जाकर के ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है, मेरे को तो कॉस्ट आएगी बहुत ज्यादा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ऐसा वो नहीं करेगा। तो मार्केट में पहले ही वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए पहले वो जितनी भी है मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, गैदर करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद में वो ये देखेगा कि हाँ अब मैं मेरे प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ किस मार्केट में जाकर के सेल करना है, उसमें भी फिर वो क्या करेगा, ग्रेड बनाएगा, है ना, ग्रेड बनाएगा ना, ABCD, मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस लोकेशन में, किस ग्रेड का जो है, किस प्रकार के कंज्यूमर है, उनकी कितनी इनकम है, और वह कहाँ पे इजीली सेल हो सकता है, कहाँ पे मुझे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, कहाँ मुझे ज्यादा प्रमोशन करवाने पड़ेंगे, है ना। मुझे क्या क्या सारा सारा जितना भी मार्केटिंग से संबंधित सारा का सारा वो पहले ही क्या करता है, उसकी स्टडी करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, उसको बेचता है। अपन कह रहे हैं कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, डेवलप कर भी लेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, तो इंट्रोड्यूस क्या ऐसे कर देगा क्या? नहीं, इंट्रोडक्शन करने से पहले मार्केट में वो देखेगा कि हाँ डेवलपमेंट करने में मेरे को कितनी कॉस्ट आई, इस कॉस्ट में फिर मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद में मैं इसकी क्या करूंगा, प्राइस निर्धारित करूंगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन करूंगा, प्राइस डिटर्मिनेशन करेगा। अब प्राइस का डिटर्मिनेशन करेगा तो अपना जो जो प्रोडक्ट है, जो उसकी फर्म है ना, उसका जो गोल उसने निर्धारित किया है ना, वो गोल भी देखेगा, गोल देखेगा ना, यार मैंने ये सोचा था कि मेरे को इतनी अर्निंग करनी है, मेरे को इतना प्रॉफिट क्या है कमाना है, तो उसका वो गोल भी देखेगा। इस गोल को कैसे अचीव करना है, इसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग भी करी थी, प्लानिंग करी थी ना। उस प्लानिंग के अंदर जो मैंने प्लान बनाए थे उसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। होता है ना कोई भी, अरे भाई कोई गोल है ना, कोई गोल है उसको कैसे अचीव करना है, कि इसके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए थे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव को वन बाय वन ऑब्जेक्टिव को अपन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब जैसे आप एमएससी में आ जाओगे ना, एमएससी में आपको क्या है, जैसे कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क के बाद में आपको रिसर्च का प्रोग्राम होगा, रिसर्च है ना। तो रिसर्च के अंदर क्या होगा कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक प्रॉब्लम दी जाएगी, है ना। उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा,
और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद में आप क्या करोगे, 1 बाय 1 करके आप ऑब्जेक्टिव को स्टडी करोगे, है ना, उसको एनालिसिस करोगे, है ना, और उसके बाद में आप रिजल्ट निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे, फिर आप बताओगे कि हाँ जो आपका जो गोल है उसको कैसे अचीव करोगे, ऑब्जेक्टिव वाइज चलोगे। तो वैसे ही जो फर्म है, फर्म की जो उसने प्लानिंग करी है, उस प्लानिंग को स्टेप बाय वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वो देखेगा कि हाँ जो भी है मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है ना। कई बार अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है इन सभी फेजेस से ना हो करके हो सकता है बीच में कहीं पे निकल जाए, हो सकता है ये ग्रोथ स्टेज नहीं है, इंट्रोडक्शन करने देखा कि दूसरा मार्केट में प्रोडक्ट एंटर हो गया और मेरे प्रोडक्ट को उसने डिफीट कर दिया और वो मार्केट से बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी सारी चीजों को देखते हुए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। मेरे को कहाँ सेलिंग करना है, मेरे को ब्रांड किस तरीके का, किससे प्रमोशन करवाना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करवाना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, कितनी प्राइसिंग रखनी है ना, प्लेस लोकेशन है वो कहाँ रखना है, इस सारी सब चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। सुपरविजन करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना, हर एक तरीके से सारी जितनी भी है कंडीशन है उन सब कंडीशंस को वो क्या करेगा, देखेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस सब किसके अंदर आ जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एस्पेक्ट। तो जितने भी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स अपने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे है ना उनको कंट्रोल करेगा। सेटिंग द गोल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है उसका जो गोल है उसको सेट करेगा। ऑर्गेनाइजिंग द प्लान स्टेप बाय स्टेप, जो प्लान उसने जो प्लानिंग बनाई थी उसके अंदर जो प्लान है उसके उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता जाएगा। और जो डिसीजन उसको लेने हैं किसके, फर्म के रिगार्डिंग, उन डिसीजंस को लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब उसको क्रियान्वित करेगा। देम जो भी है ना एक्शन करेगा, है ना, एक्शन लेगा। देम टू गेट द मैक्सिमम टर्न ओवर बाई मीटिंग द कंज्यूमर डिमांड, जो कस्टमर है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी किसकी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, लिख लो। देखो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है वो उसी का पार्ट है मार्केटिंग का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, है ना। जैसे जियो आया था मार्केट में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, अनलिमिटेड मैसेज करो आप, है जो करना है वो करो, मैसेज करो, बात करनी हो अनलिमिटेड टॉक, जितना करना हो वो बात करो, अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करना हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उसके पैकेज आना शुरू हो गए, प्लान आना शुरू हो गया उसके, है ना। स्टार्टिंग में सब बिल्कुल वही चाहता था कि जो दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर हैं कस्टमर जो है वहां से मेरे पास में आ जाए। वो कब आएंगे, जब मैं बिल्कुल फ्री, और फ्री अगर दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है कि नहीं ना, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह से पैसा कमा करके यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्ट कर रहा है, भले ही यहाँ पे उसको घाटा हो रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन ओवरऑल जब वो देखेगा कि अगर प्लान किया ना उसने कि यार ऐसा होगा कि एयरटेल से आपके टाटा डोकोमो है या रिलायंस से, सॉरी इससे बीएसएनएल से या फिर आपके वोडाफोन से, इन सभी नेटवर्किंग जो कम्युनिकेशन के जो भी हैं है ना, टेलीकम्युनिकेशन के, वहां से मेरे कस्टमर जो है सारे के सारे मेरे पास में आ जाए। एक बार मेरा मार्केट बढ़ जाएगा उसके बाद में उन कंपनीज की हालत खराब हो जाएगी, सीधी सी बात है यार। जो एयरटेल कंपनी है, बीएसएनएल है ना, मोस्टली जो सरकारी कॉलेजेस है, डिपार्टमेंट्स है, उसमें सब बीएसएनएल के ज्यादातर यूज करते हैं। तो उनकी खुद की उनकी जो पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग की जो पूरा सेटअप है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। एम्प्लॉइज है उनको निकालना पड़ेगा। अभी देखा होगा कोरोना के टाइम पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर छटनियां करने शुरू कर दिया उन्होंने, ये ना बड़ी बड़ी फर्म ने क्या किया है, एम्प्लॉइज को निकाला है बाहर, क्योंकि घाटा हो रहा था, बिल्कुल सही बात हो रहा था। और उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया। जो टारगेट देते हैं प्राइवेट कंपनी में क्या है, टारगेट मिलता है वो करो, अदरवाइज आपकी सैलरी है तो कम हो जाएगी। अब अपने तो क्या सिस्टम ही अलग है, जब कोई डिफेंस में लगता है तो उस समय एकदम वेल फिट होता है, और जब रिटायर्ड होता है तो अंडुलेटिंग होता है कि नहीं ना। उसको कहो कि चोर जा रहा है, पकड़ लो इसको पीछे से, भाग के पकड़ लो, दौड़ के पकड़ लो, तो वो सब बेचारे दौड़ा नहीं जाए। दुनिया भर की बीमारियां, डायबिटीज अलग है, कई सारी बीमारियां अलग,
आप डिफेंस में हो और आप उस समय फिट थे जब ट्रेनिंग थी, आज आपकी हालत कैसी है। तो टाइम टू टाइम इस चीजों को रिव्यू भी करना चाहिए इनको। टीचर एक बार टीचर लग गया सरकारी, अब स्थिति ये आ रही है कि स्कूलों को मर्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में वहां भेज रहे हैं, स्कूलों में भेज रहे हैं बच्चों को। सरकारी टीचर देखो क्या है। लिख लिया, चलो आगे। तो मेजर फंक्शंस मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो भी बताए हैं वो यही है, सेलिंग, है ना। अब सेलिंग जो है ना, अब देखो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, जैसे मैं बता रहा था ना, तो उसमें जैसे प्राइस स्कीमिंग होता है, प्राइस पेनिट्रेशन होता है ना। नाम सुना है क्या? नहीं सुना, है ना। तो ये कंपनी जो है, फर्म जो है, वो देखती है कि यार स्टार्टिंग में मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचाया जाए। तो कई बार देखा होगा कि आज जो है क्या बोलते हैं, दुर्गा नर्सरी रोड पे एक नई शॉप खुली है और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या कर रहा है, समोसे खिला रहा है। ये टाइम है, उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो, अब वो अपना क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। भाई अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी को अगर पैसा देगा कि हाँ फलानी दुकान है, उस दुकान पे समोसा मिलना है, उसका कैसा टेस्ट है, कोई बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टाइज करवाएगा, उसको इतना पैसा दे नहीं सकता। उससे ज्यादा तो समोसे बेच के, उससे कम में समोसे बेच सकता है वो आराम से, और सभी कस्टमर को पता लग जाएगा। पता यही तो करना है कि कस्टमर को पता लगना चाहिए बस। तो तरीका है कैसे कैसे है, तो वो सब सारा चीज इसके अंदर आता है कि सेलिंग वो किस तरीके से करना है। बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, एक जगह गैदर करना। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के काफी सारे मीन्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन मेरे को कॉस्ट जो है वो कम आए। उसके बाद में क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज के भी काफी सारे तरीके हैं। भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मुझे यही ध्यान रखना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना है कि जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये अपन ने बता भी रखी है पहले भी, मार्केटिंग फंक्शंस थे ना। अरे यार ये सारे मार्केटिंग फंक्शन ही तो है, पहले भी डिस्कस कर रखे हैं ना। बता रखे, अब मैं जाऊंगा कि स्टोरेज के अंदर, फिर अब ये थोड़ी बताने लगेंगे स्टोरेज के अंदर अलग अलग टाइप के स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, वो थोड़ी जाएंगे, इतना डीप में नहीं जाने को अपन, है ना। तो यहाँ पे भी स्टोरेज करना है, किस कमोडिटी का करना है, कब उसको सेल करना है, वो सारा सब उसको पता होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग, इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या कहा था अपन ने, ग्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ ग्रेडिंग। क्या था? वेरी गुड। क्या था, बताया था एक दिन, क्या था? यार को तेज तो बोलो थोड़ा। भाई दो ही स्टेटमेंट है, दो ही तो स्टेटमेंट है, कोई तीसरा तो है नहीं। ग्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, सही बात है। नो सर, अरे सही है भाई। देखो ग्रेडिंग, आप ग्रेडिंग करोगे पहले तो कैसे करोगे ग्रेडिंग, ग्रेडिंग कैसे करोगे? पहले का भाई स्टैंडर्ड फिक्स करोगे ना, पहले स्टैंडर्ड करोगे। भाई स्टैंडर्ड मैंने साइज के आधार पे, कलर के आधार पे, टेस्ट के आधार पे मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब उसके आधार पे, जैसे मेरे पास पोटैटो है, ओनियन है, जो भी है, मैंने देख लिया कि यहाँ साइज के आधार पे मैंने 3 अलग अलग साइज है, उसके आधार पे मैंने ग्रेड बना लिया, ग्रेड ए बी और सी। तो पहले मैंने क्या स्टैंडर्ड किया है ना, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, उसके बाद में फिर क्या किया, ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये एक और बताया स्टेटमेंट, पैकेजिंग इज द पार्ट ऑफ पैकिंग। तो क्या था, पैकिंग इज द पार्ट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग इज द पार्ट ऑफ पैकिंग, पैकेजिंग इज द पार्ट ऑफ पैकिंग। हाँ, और ऑल कैपिटल्स आर वेल्थ बट ऑल वेल्थ, और कैपिटल्स आर नॉट वेल्थ, या फिर ऑल वेल्थ आर कैपिटल बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल। क्या बोला था, क्या बोले था? और कैपिटल्स आर वेल्थ बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल। एक स्टेटमेंट और कहा था, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ये सही है कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स बट ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर गुड्स। क्या बोला था? ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। इंफीरियर तो इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी इनकम लेवल बढ़ गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना, है ना। ये बहुत सारे बताए थे मैंने उस दिन, है ना, बहुत सारे बताया था। सीड और ग्रेन का बताया था, इंसेक्ट और पेस्ट का बताया था, वो अपना नहीं। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के बारे में अपन ने बताया था, फाइनेंसिंग के बारे में बात कर ली ना। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है, क्या रहेगा मेरा फाइनेंसिंग का सोर्स, कब लेना है, कहाँ से, कैसे क्या मैनेज करना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे मेरे को लेना है, वो सारा सब इससे संबंधित। ये मार्केटिंग फंक्शन है, ये फाइनेंसिंग का सोर्स मतलब भाई इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, किससे मेरे को लेना
है कि नहीं, ये बता रखा है पहले, रिस्क टेकिंग। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा। तो रिस्क को लेने से पहले उसको मैनेज कैसे करना है ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। आपको टू रिस्की मतलब बहुत अधिक रिस्की जो एंटरप्राइज है उसको अवॉइड करना है, ये अपन ने प्लानिंग के अंदर बताया था ना। अरे भाई बताया था, एक गुड फार्म प्लान है, उसके लास्ट का जो पार्ट था वही था, अवॉइड टू रिस्की, बहुत अधिक रिस्की जो एंटरप्राइज है उसको अवॉइड करना है। ये दिवाली से पहले बताया था, है ना, इसलिए आपको याद नहीं है ना, ये बताया था अपन ने। मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो मुझे चीज बताओ, एक तो मार्केट इन्फॉर्मेशन होती है, एक मार्केट न्यूज होती है कि नहीं? न्यूज तो इन्फॉर्मेशन और न्यूज एक ही है कि अलग अलग है? हैं? न्यूज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज क्या है, न्यू होती है। क्या होती है? न्यू। आज न्यूज़पेपर है वो आज की आपकी न्यूज है, ठीक है। अब वो कल की जो आपके लिए न्यूज नहीं है, वो तो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो तो कल की जो जो पास्ट की है वो तो इन्फॉर्मेशन ही है ना। तो न्यूज ऑलवेज न्यू, और ये क्या है न्यू? न्यू मतलब है नॉर्थ, हाँ ये तो पता है, ईस्ट वेस्ट और साउथ, हाँ तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये मार्केट जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हाँ कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, प्राइसेस क्या है, कस्टमर की इनकम लेवल, सारी मार्केट के बारे में मुझे सारा पता होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग ही फिर मैं ग्रेडिंग करूंगा। ग्रेडिंग जो किया है ना मैंने, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड जो भी है, उन कंज्यूमर की इनकम के आधार पे फिर मैं क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंज्यूमर की इनकम कम है और वहां पे ए ग्रेड का जो है प्रोडक्ट है मैं वहां पे ले जाके सेल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट की पूरी सूचना होनी चाहिए, पता ही नहीं है आपको, ध्यान ही नहीं है, आपने मार्केट को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया और वहां ले जाके रख दिया, आपको खरीद ही नहीं रहा, आप घाटे में जाओगे, सीधी सी बात, सिंपल सी बात है ना। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, ठीक, लिख लो इसको। जो भी स्टेटमेंट मैंने कहा ना, ये एक जगह लिख लेना, है ना, पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। थ्री आर क्या क्या है री रिस्क, हाँ क्या, तो अच्छा, फर्स्ट आर क्या है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट पढ़ाया था, उसमें बताया था 3R, 3R 5C एंड 7P, हाँ तो 3R था। हाँ, रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, फर्स्ट हो गया। सेकंड कैपेसिटी, थर्ड रिस्क बियरिंग एबिलिटी, है ना, तो 3R, ये सीक्वेंस में याद रखना है ना। उसके बाद में क्या था, 5C, क्या क्या थे? वेरी गुड, कहां से आ जाएगा कॉमन सेंस पहले? करेक्टर, कलेक्टर नहीं, करेक्टर, उसके बाद कैपेसिटी, फिर अरे कैपिटल, मैंने कहा था करेक्टर और कैपेसिटी जब फुलफिल ना हो तो कैपिटल को देखता है, भाई करेक्टर उसका ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद में कैपेसिटी, कौन सी रिपेमेंट कैपेसिटी, वो भी अच्छी नहीं है, कोई बात, लेकिन उसके पास कैपिटल तो है, दे सकते हैं यार, इसके पास कैपिटल है भाई, एज ए अपन सिक्योरिटी के तौर पे कुछ तो लेंगे, इसकी कैपिटल अपने पास रखेंगे ना, कुछ तो रखेंगे सिक्योरिटी के तौर पे, तो कोई बात नहीं, कैपिटल अपने पास रह जाएगी, क्या दिक्कत है। और ऐसा थोड़े है कि उसका 5 लाख की कैपिटल है और मैं उसको 10 लाख का लोन दे दूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितने की कैपिटल है उससे कम ही उसको मैं क्या करूंगा,
पैसा दूंगा, 5 लाख का है तो 4 लाख दे दूंगा। अब 1 लाख उसको लेना ही है, उसको पता है कि यार जितना लिया उससे ज्यादा तो इसके पास है, तो वो पे करेगा ही करेगा, है कि नहीं ना। तो करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस। और 7P, 7P कौन से थे? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ, वाह वेरी गुड, है ना। तो अब ऐसा है, मेरी बात सुनो, अब जाना, है ना, और ये पढ़ना देखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे, व्हाट इज द 4P ऑफ, 4P ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट, कौन सा है? फेस डिसबर्समेंट, वेरी गुड। 5th नंबर का कौन सा है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। 6th कौन सा है? पेमेंट। और 7वां कौन सा है? प्रोटेक्शन। तो ये है ना, तुम्हें ये तो टिप्स पे होनी चाहिए सब सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो 7P है, 7P। वैसे मार्केट के अंदर है ना, मार्केटिंग के अंदर जो है 4P है ना, 4Ps हैं। किसमें? मार्केटिंग में। और फाइनेंस के अंदर कितने हैं? 7Ps। ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। मार्केटिंग के अंदर क्या है? 4Ps है। अब कुछ जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने 3 और दे दिए, ऐड कर दिए, तो वो 7 कौन कौन से हैं? तो ये 7 7P, 7P अगर मार्केटिंग के पूछे जब तो ये है, और फाइनेंस वाले प्रिंसिपल है वो अलग है ना, ध्यान रखना। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि क्या क्या है ना, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस, इन चारों के बारे में तो अपन पहले बात कर रहे थे। उसके अलावा पीपल है, प्रोसेस है, और फिजिकल एविडेंस है। ये बहुत डिटेल में है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, है ना, इतना नहीं है। तो ये मैंने केवल बताया है कि आपको ध्यान में रखना, पिछली बार नहीं बताया था मैंने, इस बार आप ध्यान रखना इनका। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, अब पूरा सब सारा प्रोडक्ट की डिजाइन, है ना, प्रोडक्ट की डिजाइन, प्रोडक्ट की शेप, साइज, कंडीशन, कलर, पैकेजिंग, सारा कॉस्ट वगैरह सारा सब इसी में है। उसके बाद में प्राइस है कि कस्टमर कितना प्राइस पे कर सकता है ना, प्राइसिंग जो है ना, वो देखा जाता है इसमें, प्राइसिंग जो है वो। प्रमोशन, किससे एडवर्टाइजमेंट करवाना है, प्रमोशन कैसे क्या करना है। प्लेस, कहाँ पे, लोकेशन जो है ना, मार्केट उसका कहाँ पे है ना, वहां पे उससे रिलेटेड। पीपल, ये 3 और एक्स्ट्रा है, ये 3 और एक्स्ट्रा है ना। तो ये याद रखना वैसे, है ना, याद रख लेना, हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जाएंगे, हो जाएंगे। 7 फंक्शन है, क्या? नहीं नहीं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है ना, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है ना। ये 7 फंक्शन है किसके? मार्केटिंग के। जो पिछला स्लाइड था उसमें मैंने बता रखे तो वही है, प्रमोशन है, सेलिंग है, प्रोडक्ट या सर्विस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन या मैनेजमेंट है, प्राइसिंग है, फाइनेंसिंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मार्केटिंग के 7 फंक्शन है, ये लिख लो। और ये आता किस में है? ये किस में है? मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है ना आपने, मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है ना, ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। तो रिवाइज करना शुरू कर दो, भलाई इसी में ही है। और जितना रिवीजन होगा उतना ही फायदे में रहोगे, जितना करोगे रिवीजन उतना ही फायदे में रहोगे, सही कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि हाँ यार मैंने एक बार पढ़ा और पूरा कंटेस्ट याद हो गया, वो गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि सबके सब न तो रजनीकांत है ना, है क्या? नहीं है ना, ध्यान रखना इस बात का। नहीं, टेस्ट में अपन ने जो लास्ट जो था उसके आगे से ही दिया है ना, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन है जो फेमस क्वेश्चन, मेजर 26 को होगा वही तो, हाँ
पूरा कुछ फेमस क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे जो है वो मैंने दिए हैं पुराने उससे टॉपिक से, एक आध क्वेश्चन है, बाकी नहीं है ज्यादा कोई। जो करंट में जो पढ़ा है ना अपन ने उसमें से बहुत सारे बन रहे थे क्वेश्चन। लास्ट कहाँ तक दिया था अपन ने? प्रोडक्शन फंक्शन के हो गए थे सारे, मतलब वो रिलेशनशिप वाले हो गए थे तीनों, हो गए थे ना। हाँ तो उससे भी क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वाले है ना जो 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है ना, उससे भी। हाँ अभी चल रहा है जहां तक, पता नहीं कहाँ तक दिया, मेरे को भी याद नहीं है। नहीं वो पर दिया उसी में से पढ़ाया हुआ जो है ना। डरने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने क्लास में बता ही रखा है, बोल रखा है। टाइम मत देखो, भी टाइम है बहुत सारा, आधा घंटा और अभी शेष है। 30 मिनट, 30 मिनट है, आधा घंटा नहीं 30 मिनट। चले आगे, लिखो फटाफट लिखो। वो लिख रहे हैं। रिवाइज करते रहना है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। प्री पीजी तो कर रहे हैं यार, राजस्थान के तो आएंगे कौन बड़े, ऐसा तो नहीं ऑल इंडिया की थोड़े कर रहे हैं। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, ऐसे मैं समझ लेना राजस्थान वालों को ना। और प्राइवेट जो कैंपस वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको पता है कि यार गवर्नमेंट कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, अपन को तो क्या है ये गेस्ट फैकल्टी में इधर उधर के टीचर आके पढ़ाते हैं, तो अपने वैसे ही कईयों के तो कोर्स हुए ही नहीं है, टीचर ही नहीं पढ़ाए होंगे, तो यार वो भी तो वो मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना, दम लगाते हैं अच्छे से, और बढ़िया डिपार्टमेंट मिलता है। प्राइवेट कॉलेज वाले सब अच्छे अच्छे जगह, बीएचयू में भी है, यहाँ आरसीए में भी है। एमएससी में आरएनटी का तो दबदबा है। चले आगे, चले। 4P है ना, मार्केटिंग के जो पहले 4P थे ना जो अपन बात कर रहे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, है ना, तो उनके बारे में लिखा है। प्रोडक्ट है तो जो गुड्स और सर्विस है उसके बारे में है। प्राइस जो है वो क्या है, व्हाट द कंज्यूमर पे, है ना, व्हाट द कंज्यूमर पे। प्राइस, प्लेस क्या है, द लोकेशन वेयर ए प्रोडक्ट इज मार्केटेड, एंड प्रमोशन क्या है, एडवर्टाइजिंग, है ना, तो वो सारा सब इसके अंदर आता है। तो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 4P ऑफ मार्केटिंग, है ना, तो आ सकता है कुछ भी दे देगा वो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस दे देगा, और दूसरा कुछ भी पी से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड दे देगा, है ना, तो ध्यान में रखना है ना। तो ये 4 तो फेमस है, आपको ध्यान आई, है ना, ये ध्यान आई, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और वो मीनिंग क्या है इनका, ये लिखा हुआ है इनके आगे, ये सब किसके अंदर आता है, मार्केटिंग मिक्स में। हम्म, यहाँ क्वेश्चन एक ही बनता है कि ये जो 4P है ना, तो इनमें से कौन सा मार्केटिंग के जो 4P है इनमें से कौन सा मार्केटिंग का 4P नहीं है ना, तो ये याद रखना, ध्यान रखना है, तो वैसे याद है आपको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो फेजेज हैं वो याद रखना, वो दे सकता है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में लगता है यार ये तो उसी का पार्ट है, तो दे देता है। क्या मार्केटिंग के 7P है?
7P है, ये जो 4P है पहले यही थे, है ना, 3 और ऐड करे हैं, 3 और ऐड करे हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। हाँ ये साथ ही है, साथ ही है। अरे देखो मैं आपको बताऊं, आप जैसे सर्च करोगे ना तो एक इकोनॉमिस्ट आया तो उसने और ऐड कर दिए, 2 और ऐड कर दिए, तो 7 इधर 9 गए, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है इतना। मेनली मेजर जो है ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में आता है कि 4 तो ये है ही, 3 और है, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस जो है उनका भी ध्यान रखना है। उनके अलावा अगर और कौन सा आ जाता है तो ध्यान रखना आपकी वो मार्केटिंग मिक्स जो है या ये 4P जो है मार्केटिंग की उनमें से नहीं है, तो ध्यान रखना। चले आगे। अब ये नेक्स्ट ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसी स्लाइड से आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी स्लाइड से आ सकता है, इसी स्लाइड से आ सकता है ना। बाकी डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो कोई भी प्रोजेक्ट है ना, कोई प्रोजेक्ट है ना, उसको एवोल्यूशन करने के लिए, है ना, पता करने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए कि भाई मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे मेरे पास में 5 करोड़ है और कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, अब ऐसा ना हो कि यार 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरे को जो रिटर्न हो 4 करोड़ का ही मिल रहा है, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5 करोड़ ही मिल रहे हैं, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 6 करोड़ मिल रहा है, लेकिन कितने समय बाद मिल रहा है, कितने टाइम बाद मिल रहा है, कि ऐसा नहीं कि 5 करोड़ खर्च करने के बाद में जो मेरे को वापस रिटर्न मिल रहा है 7 करोड़। कहीं ऐसा ना हो कि आज के जो 5 करोड़ है और जो मेरे को 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है वो दोनों की वैल्यू सेम हो, तो इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा मेरा, क्या फायदा है क्या, कोई मतलब ही नहीं है ना। भाई मैं इन्वेस्टमेंट जब करूंगा जब मेरे को उससे ज्यादा, अब हो सकता है इन्वेस्टमेंट आज किया है मैंने और 5 साल तक मैं कितनी एक्टिविटीज करूंगा, कितना मैनेज करूंगा, कितनी मेहनत करूंगा, और मेहनत करने के बाद भी मेरे को लगा जो क्या कहते हैं पैसा जो आ रहा है वो सेम इक्विवेलेंट है, क्या मतलब है, एक चीज बताओ। तो इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना है, तो उसके के लिए मेरे को कौन कौन से मेथड्स हैं, है ना, कौन कौन से मेथड है वो किसी भी प्रोजेक्ट के एनालिसिस के लिए, तो वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है डिस्काउंटेड, दूसरे क्या है अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड और अनडिस्काउंटेड। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये जो मेथड्स हैं ये अनडिस्काउंटेड मेथड्स हैं, जैसे पेबैक पीरियड है, आपने न्यूमेरिकल भी किया होगा शायद, इसमें नहीं किया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन है, प्रोसीड्स पर रुपी ऑफ आउटले, एक और है एवरेज एनुअल, एवरेज एनुअल प्रोसीड्स पर रुपी ऑफ आउटले। ये तो कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अनडिस्काउंटेड मेथड्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिस्काउंटेड मेथड्स, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं एग्जाम में, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारे के सारे जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है, जो जिनको अपन क्या कहते हैं अनडिस्काउंटेड, और ये जो मेथड है इनको अपन क्या कहते हैं डिस्काउंटेड, जो कि मॉडर्न मेथड है, जिसके अंदर 3 जो है मेनली जो है मेथड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू या NPW भी कहते हैं, नेट प्रेजेंट वर्थ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट रेशो BC रेशियो भी कहते हैं, है ना, फेमस है ये, तो न्यूमेरिकल किए होंगे ना आपने, 100 में 100% आपने इस पर न्यूमेरिकल किए होंगे, निकाले होंगे ना आप लोगों ने, BC रेशियो निकाला होगा, IRR का तो क्या थोड़ा टफ पड़ता है, तो ये तो एग्जाम में नहीं देते हैं। NPW पे तो आपने किया होगा, NPW NPV जो है नेट प्रेजेंट वर्थ जो है ना। तो एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिस्काउंटेड मेथड या फिर अनडिस्काउंटेड मेथड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है डिस्काउंटेड अनडिस्काउंटेड है क्या मैटर है, डिस्काउंटेड और अनडिस्काउंटेड क्या मैटर, अभी देख लेते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके एनालिसिस के लिए अपन 2 प्रकार के मेथड यूज करते हैं, डिस्काउंटेड और अनडिस्काउंटेड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है PLC, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, है ना, एक PLC भी होता है, तो PLC अपन डिस्कस कर लिया। ये जो PLC है ये है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी एक साइकिल है ना, तो वो उसके अंदर कौन कौन सी फेज आती है, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर फेज आती है, आइडेंटिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये सीक्वेंस में ही है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन है, फिर फॉर्मुलेशन है, फिर थर्ड अप्राइजल है ना, अप्राइजल है मूल्यांकन जो अपन करते हैं, फोर्थ क्या है इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वित जो अपन करते हैं, उसके बाद में क्या है मॉनिटरिंग है, उसके बाद में क्या है 6 नंबर पे क्या है एवोल्यूशन है। तो ये PLC जो है ना, इसके अंदर ये
1 2 3 इस तरीके से साइकिल चलती है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, पीएलसी। अब ये बहुत डिटेल में है, ये अपन को नहीं जाना डिटेल में, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पीएलसी है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, उसकी 6 फेज है और 6 कौन कौन सी ये, और आपको सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस में याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है ना, वो ध्यान में रखना है, पूछ सकता है डायरेक्टली, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ पीएलसी, उसी का पूछ सकता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछ सकता है ना, जैसे एक्सटेंशन में आता है ना आपके, चलो जाने दो उसका, तो पीएलसी जो है ना उसका सीक्वेंस, इसका ध्यान रखना, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछा हो या फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पूछा हो, तो ये तो अपन देखते हैं कि डिस्काउंटेड अनडिस्काउंटेड का क्या मैटर है ना, तो ये पहले उतार लो आप, क्योंकि इसी स्लाइड से क्वेश्चन आ जाएगा, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, है ना, मेथड अभी एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, है ना, तो जितने आज डिस्कस हो जाते हैं उतने करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जो बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी नहीं, अभी ज्यादा नहीं है, आधा घंटे का और है, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा मान लो, 1 घंटा ले लेंगे फिर, है ना, मतलब एक क्लास और बाकी है अपनी, वो ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये लिख लो। हाँ अब मैं तो क्या करता हूँ कि ये सब न्यूमेरिकल करवाता हूँ प्रैक्टिकल में, ये करवाता हूँ, और इसमें जो है ये और ये दोनों करवाता हूँ, रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन जो है ना, इसके अंदर तो अपन जो है नाम से इंडिकेट हो रहा है रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, चलो अभी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे, ये लिख लेना पीएलसी, है ना, पीएलसी लिख लेना, उसके अंदर नहीं है शायद आपके, तो लिख लो ना, तो हाँ ये आप ले जाना आज, है ना, अब आप इसमें भी नोट नहीं कर रहे, वोट डालने तो जाओगे सब 25 तारीख को, अरे कहाँ पे क्या, जहाँ वोट डलेगा वहां तो जाओगे, तो और क्या, ये क्या मतलब हुआ, जाना है ना, पता हो तो एक बार सीपी जोशी जो हैं वो 1 वोट से जीते थे, फिर बिल्कुल हो सकता है, अब आप पढ़ने में रहोगे तो उस दिन, है ना, आप कह दो कि साहब हमारे तो कोचिंग वाले छुट्टी नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, सब जगह छुट्टियां रहेगी, वोट आप 25 तारीख को तो रहेगी ना, हाँ तो है, तो और तो क्या इंग्लैंड में रहते हो क्या, चौबीस, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हाँ मांग लेना छुट्टी, और क्या, और अभी जीवन के प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं, बेउठ नहीं कह रहे से, है कि नहीं, लिस्ट बना रखी होगी, इस दिन ये वहाँ चले जाना, घुस जाना कपड़े पहन के, क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी आवाज आए वहां चले जाना, क्या दिक्कत है, हाँ जाते होंगे वहां तो क्या, सब एक्सपर्ट हैं, सब ने खाना खाया है इधर उधर जा जाके, जरूर, हो गया क्या, लिखो लिखो फटाफट लिखो, सर एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड सर, ये पढ़ाओगे क्या आइडेंटिफिकेशन, नहीं नहीं ये तो नहीं पढ़ाएंगे, ये तो मैंने बताया है वैसे ही, कि जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसके 6 फेज होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, ये आपको ऐसे ही वर्बली मतलब ऐसे ध्यान रखना है ना, ये याद होना चाहिए, ये पूछ सकता है, वैसे सिलेबस में नहीं है,
पर फिर भी मैंने बता दिया है कि हाँ ये, क्योंकि मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि आए दिन एग्जामिनर जो है ना वो अपने अलग माइंड सेट से पेपर बनाता है, तो अपन रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ यार इससे रिलेटेड है तो वो दे सकता है, क्या दिक्कत है भाई। प्रोजेक्ट के एवोल्यूशन के आप मेथड पढ़ रहे हो तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है क्या, वो भी तो पूछ सकता है ना, वो पूछ सकता है। तो अपन ने एक इसके अंदर क्या क्या वो नहीं पूछने वाला हो, क्योंकि बहुत डेप्थ में है वो, अपन उस पर नहीं जाएंगे। लिख लिया, चलो आगे अब वन बाय वन करके। तो पहले बात कर लेते हैं कि यार ये बोलते क्यों है इसको डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड क्यों कहते हैं। देखो ये जितने मेथड्स है ना, ये सारे के सारे मेथड है, इनको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। ये सिंपल से क्यों है सिंपल, देखो डिस्काउंटेड और अनडिस्काउंटेड तो आपको अब याद आ गया होगा। एक दिन मैंने क्या कहा था, डिस्काउंटेड टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ी थी, उसमें अपन ने क्या कहा था, डिस्काउंटेड और कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग पढ़ा था, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा अपन ने। अरे कैसे नहीं पढ़ा है यार, पढ़ा है मैंने। प्रेजेंट देख, अरे भैया मैंने ये भी कहा था कि आपके पास में 500 रुपए हैं और आप इसको क्या करते हो, अपने पास जो कोई गुल्लक है ना, तिजोरी है, उसमें आप डाल देते हो और 10 साल बाद इसको वापस ओपन करते हो, कितने मिलेंगे, यही मिलेंगे 500 ही। ठीक है, लेकिन इसको अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो, बैंक में, कहीं शेयर बाजार में, कहीं कहाँ पे भी जहाँ लगाते हो, तो वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होती है ना। उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये जो पैसा है आपका 500 रुपए, वो कुछ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ऐड होकर के आपको जो है 500 से ज्यादा ही मिलेगा, बताया था एक दिन मैंने। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसके अंदर अपन ने ये कहा है कि अगर अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, इट मींस क्या है, इंटरेस्ट रेट को अगर कंसीडर करते हैं, जब तो अपन कहेंगे उन मेथड्स को डिस्काउंटेड मेथड्स। जब अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको देख के अगर अपन जो पैसा है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो अपन को कितना रिटर्न मिलेगा, कब, कितने टाइम बाद मिलेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके अपन जिन मेथड का यूज करते हैं, उन मेथड्स को अपन क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटेड मेथड कह रहे हैं। और जहां पे ये इंटरेस्ट रेट को अगर अपन कंसिडर नहीं करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, उन सभी मेथड्स को अपन क्या कहेंगे, अनडिस्काउंटेड मेथड्स, अनडिस्काउंटेड मेथड्स। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जब भी अपन डिस्काउंटेड मेथड जो हैं, एनपीडब्ल्यू है, आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वर्थ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जो है, और बीसी रेशियो है, तो जब भी इनके फॉर्मूले की बात करेंगे, उन फॉर्मूले के अंदर आपकी इंटरेस्ट रेट जो है ना, इंटरेस्ट रेट जो है आपकी, वो कंसिडर करेंगे और वो बताएंगे कि हाँ कि इस फॉर्मूले के अंदर ये है, इसका क्या रोल है, ठीक है। और जो अनडिस्काउंटेड जो मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स के अंदर अपन देखेंगे, इनके जो फॉर्मूले होंगे उनके अंदर, सब के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कोई भी रोल नहीं, ठीक है। और इसलिए अपन ने कहा है, क्यों कहा है अपन ने, वहां पे डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग पढ़ा था अपन ने, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग। तो मैंने कहा था कि आज प्रेजेंट है और कल फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट के अंदर जो मेरे पास में जो पैसा है वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा, या फ्यूचर में जो मेरे को पैसा मिलने वाला है, मैंने एलआईसी करा रखी है, एफडी करा रखी है, मैंने जो भी करा रखा है ना, शेयर मार्केट पैसा लगा रखा है, फ्यूचर में जो पैसा है अगर उसकी मैं आज वैल्यू पता करना चाहूँ, फ्यूचर में जो पैसा है उसकी आज वैल्यू पता करना चाहूँ, तो वो क्या है, तो वो मैंने बताया है कि कंपाउंडिंग क्या है, डिस्काउंटिंग क्या है, बताया मैंने। तो कंपाउंडिंग के अंदर क्या करते हैं, पैसा ऐड होता जाता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आज का जो पैसा है वो कंपाउंड होते 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 कुछ और हो जाता है फ्यूचर के अंदर। और डिस्काउंटिंग के अंदर क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो जो भी पैसा वो कितना होगा, फ्यूचर में जो पैसा है वो प्रेजेंट में डिस्काउंट करते 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 कितना है वो अपन देखते हैं, तो ये डिस्काउंटिंग है और ये क्या है, कंपाउंडिंग। सिंपल सा है। तो डिस्काउंटिंग के अंदर अपन ने, आपको ध्यान हो तो अपन ने क्या कहा था, फॉर्मूला बताया था, तो वहां पे एक इंटरेस्ट रेट आई थी, याद आ रहा है क्या कुछ, अरे वो 10-20 साल पहले नहीं बताई थी, अभी बताया है, दिवाली से पहले पढ़ाया है मैंने। ऐसे क्या करते हो तुम लोग, इंटरेस्ट रेट थी कि नहीं, बताया मैंने, इंटरेस्ट रेट थी। फिर मैंने कहा था 10%, फिर एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर ये परसेंट कैसे निकालते हो, 10/100, फिर अपन ने कहा था 0.10, बताया भी था। तो ये जो है इंटरेस्ट रेट है, इसको अपन कंसीडर करते हैं, और ये जो है पैसे जो आज प्रेजेंट में जो मेरे पास में पैसा है वो ऐड होते होते होते
कुछ फ्यूचर में हो जाता है। तो ये डिस्काउंटिंग जब अपन पढ़ रहे थे, डिस्काउंटिंग के अंदर अपन इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो अपन अब डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे, अनडिस्काउंटिंग मेथड्स और जो डिस्काउंटिंग मेथड है उसके अंदर। तो ये इनका थोड़ा सा कंपेरिजन है छोटा सा। जो अनडिस्काउंटेड है ये क्या है, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर, बताया मैंने। अनडिस्काउंटेड जो मेजर्स मेथड्स हैं उनके अंदर अपन ने क्या कहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर इन दिस टेक्निक, दस इट इज लेस एक्यूरेट। सही बात है, लेस एक्यूरेट है। दीज आर नॉट यूज इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो किसी प्रकार को इन्वेस्टमेंट करना हो ना, उसमें अगर एनालिसिस करना हो तो इन मेथड्स का अपन यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, तो पता नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ जस्ट इसका अपोजिट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, हाईली एक्यूरेट होते हैं और इनको अपन जनरली यूज में लेते हैं। तो ये लिख लो। इसके बाद क्लास किसकी है? नहीं आज, मतलब आज नहीं, इससे पहले हुई है कितनी? एक हुई है। तो अपने कल हो जाएगा कोर्स, 1 घंटे का भी नहीं है अपने लोग। नहीं तो आने वाला कल कोई सा भी हो सकता है। हैप्पी दिवाली। अरे वाह भाई वाह, सुमित कहाँ गया था यार? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई विश नहीं किया तो फिर कैसे पता चले, किसी ने मैसेज नहीं किया। और एक्यूरेट, अच्छा अरे यार, यार ऐसे आप मेरे को वो मत किया करो आप। एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है बताओ भैया? सटीक, वेरी गुड। एक्यूरेसी जो है ना, मतलब आप जो कह रहे हो कि ये जो है, इससे अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे, है ना, कैलकुलेशन करेंगे तो ये बेस्ट रिजल्ट जो है वो नहीं देगा, लेस एक्यूरेट है, एक्यूरेसी उसके अंदर है नहीं। हाँ बिल्कुल, सब बढ़िया है। तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। देखो अभी आरएस का रिजल्ट आया, तो एक लड़का वो जो क्या नाम है, गुजर है वो, उसके बारे में बताया। वो 10th में फेल था, है ना, 12th में उसकी 65 थी। फिर उसने देखो कितनी बार फेल हुआ हो उसके लाइफ में, देखो फेलियर कितनी बार हुआ हो, फिर भी बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही, है ना, और अच्छी रैंक लेके आ गए। और एक केस पहले था, जो विकास वो जो दिल्ली में कराते हैं ना, आईएएस की कोचिंग कराते हैं, दिव्य कीर्ति जो है, वो बताते हैं कि एक स्टूडेंट है जो 12th फेल था, फिर बाद में वो कुछ और मजदूरी वगैरह करने लग गया, फिर बाद में उसको होश आया कि कर लेते तैयारी, तो कर लिया उस तैयारी, 3rd अटेम्प्ट में हो गया उसको। फिर एक महिला मिल गई तो दोनों फिर अच्छे से तैयारी वैयारी करे, दोनों लग गए, फिर आईएएस आईपीएस जो बन गए। ऐसा 10वीं फेल, वो 12th फेल था वहाँ। हाँ, तो ये बात है, ये सब कुछ चीजें। और रवि सियाग तो सभी जानते होंगे, अपने आरसीए में, बीएससी में एडमिशन लिया था एग्रीकल्चर में, अपने बीएससी एग्रीकल्चर आरसीए में था। वहां से फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, छोड़ गया और चला गया, आर्ट ले ली और तैयारी की और हो गया, बन गया। ये सब चीजें ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हो गया नहीं? हो गया, चलो आगे। कौन क्या? ठीक है, चलो ठीक है ना, ठीक है। कितने हैं? कल तो नहीं होगी क्लास मेरी, हाँ आने वाला जो भी कल है बता दें। ठीक, धन्यवाद। हाँ क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे।